हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे, जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर में विजन एंड मिशन को कंप्लीट किया था, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव के डिफरेंसेस को समझा था, राइट। इन दिस लेक्चर यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और पहले हमें ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ना है और फिर हमें 3 स्ट्रेटजिक लेवल्स के बारे में, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव फर्स्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? ये क्या होता है इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, है ना। आपको याद होगा, आपको डेफिनेटली याद होगा कि ये क्या होता है, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैं कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ आपको। जरा ध्यान से समझो कि ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन में एज अ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव वर्सेस गोल का जो कॉन्सेप्ट था दैट इज ऑलरेडी कवर्ड, तो वो पार्ट तो आपका क्लियर है। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अबाउट द ऑब्जेक्टिव दैट कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछ दिया जाए ना एग्जाम में, तो आप इसको कैसे आंसर करोगे? दिस विल बी योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, नीड ऑफ ऑब्जेक्टिव, नीड ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एट ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इन सारी बातों को ध्यान में रखना है जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अब यहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो क्वेश्चंस थोड़े ट्विस्टेड हो सकते हैं, करेक्ट। सो नीड ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एट ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ये 3 मेजर एस्पेक्ट है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव किस तरह से हमें हेल्प करता है। यानी कि अगर मैं बेनिफिट्स की बात कर दूं कि ऑब्जेक्टिव्स के क्या फायदे हैं, तो दैट मे बी एज अ क्वेश्चन। तो ये 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपसे बनते हैं जहां से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनेशन में मोस्ट प्रोबेबली पूछे जा सकते हैं, अगर पूछे गए तो, ठीक है। मैं इन सबका आपको एक आइडिया दे रहा हूं। अभी हम थॉरली देखेंगे पूरी थियरी को, बट मैं आपको एक सिंपल आइडिया दे रहा हूं। ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट को हम यहां समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स की। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? हमने पहले भी डिस्कस किया था, ऑब्जेक्टिव्स आर नथिंग बट द परफॉर्मेंस टारगेट्स, राइट। ये क्या है ये हमारे परफॉर्मेंस टारगेट्स है जो हम अचीव करना चाह रहे हैं। सो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? आप परफॉर्मेंस टारगेट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए खुद सोचिए। अगर आप अपने लाइफ में कोई टारगेट बना रहे हो तो उस टारगेट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? क्या वो टारगेट इम्पॉसिबल होना चाहिए? आपका जवाब होगा नहीं। क्या वो टारगेट ऐसा होना चाहिए जो हम मेजर ही ना कर पाए? तो हम बोलेंगे अगर मेजर नहीं कर पाएंगे तो फिर हम इंप्रूव कैसे करेंगे? तो जाहिर सी बात है मेजरेबल तो होना ही चाहिए। क्या वो टारगेट बहुत ही आसान होना चाहिए? तो आप कहते हो नहीं, ना ही इम्पॉसिबल होना चाहिए, ना ही बहुत ही आसान होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है इसे समझना जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। और आपको मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला देता हूं जो आपको दिमाग में रखना है। ऑब्जेक्टिव्स शुड बी स्मार्ट। क्या कह रहे हैं हम? व्हाट इज आवर फॉर्मूला? तो वी से दैट ऑब्जेक्टिव्स शुड बी क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव को स्मार्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव को स्मार्ट होना चाहिए। वेयर एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, एम स्टैंड फॉर मेजरेबल, ए स्टैंड्स फॉर अचीवेबल, आर फॉर रेलेवेंट एंड टी फॉर टाइम फ्रेम। ये इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑब्जेक्टिव्स के। ऑब्जेक्टिव्स कैसा होना चाहिए? तो हम कहते हैं सर ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होना चाहिए, जहां एस का मतलब है स्पेसिफिक होना चाहिए, एम का मतलब है मेजरेबल होना चाहिए, जिसे मेजर किया जा सके, ए का मतलब है अटेनेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। एक बात को आप समझो, अचीवेबल होने में, और अचीवेबल का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ मतलब हम अचीव कर लें इसको, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव चैलेंजिंग नहीं है ना, तो फिर वो आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगा टू परफॉर्म एट अ हायर लेवल। एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इट शुड बी अचीवेबल, एट द सेम टाइम इट शुड बी चैलेंजिंग। अचीवेबल भी होना चाहिए और चैलेंजिंग भी होना चाहिए, ना ही इम्पॉसिबल हो और ना ही टू इजी टू अचीव हो। देन वी हैव द रेलिवेंट। ऑब्जेक्टिव शुड बी रेलिवेंट टू द बिजनेस। एंड देन देयर इज द टाइम फ्रेम। ऑब्जेक्टिव का हमेशा क्या होता है? एक टाइम फ्रेम होता है। तो ऑब्जेक्टिव शुड बी व्हाट? स्मार्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो सकता है नीड ऑफ ऑब्जेक्टिव एट ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या ऑर्गेनाइजेशन के सारे लेवल्स पे ऑब्जेक्टिव्स की आवश्यकता है? आप बोलोगे हाँ है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन और सिंपल सा जवाब, आप बोलोगे हाँ है।
अच्छा, इसको कैसे समझ सकते हैं, जरा सोचो। हम कहते हैं ठीक है, अगर आप नीचे के लेवल में, ऑपरेशनल लेवल पे, फंक्शनल लेवल पे आप ऑब्जेक्टिव्स नहीं देना चाहते हो तो मत दो, बट मेरे को एक बात बताओ, हाउ दे विल वर्क? Because when you assign objectives, then technically you are giving a performance target and everybody is working to achieve that performance target. So how they are supposed to be operating when you are not giving the targets? So ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी प्रोग्रेस किया जा सकता है और तभी प्रोग्रेस को ट्रैक किया जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन के हर एक लेवल्स पे होते हैं। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे आप नीचे जाते हो जो टाइम फ्रेम है ऑब्जेक्टिव का वो घटता जाता है, बट दैट इज अवेलेबल एट ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट गिव्स मोटिवेशन टू वर्क, इट गिव्स डायरेक्शन, राइट? सो क्या सारे लेवल पे ऑब्जेक्टिव की आवश्यकता होता है? आप बोलोगे हाँ होता है। नाउ टॉक अबाउट द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। सो जाहिर सी बात है, वी हैव अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव एंड देन दोज लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स विल बी ट्रांसलेटेड इनटू शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। Why we are saying that? Suppose we have an objective for 3 years, let's say. अब 3 साल का मान लो मैंने कई ऑब्जेक्टिव सेट किया है, तो क्या उसको मैं कब मेजर करूं? मान लो सेल्स टारगेट हमने सेट किया फॉर 3 इयर्स, तो उसको मैं कब मेजर करना शुरू करूं या कब मैं सेल करना शुरू करूं? 2 साल तक तो हम ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि हमने 3 साल का टारगेट सेट किया है। सो मान लो अगर हमने 3 ईयर का टारगेट सेट किया है, तो ईयर 1 में और ईयर 2 में अगर मैं काम ना भी करूं तो क्या फर्क पड़ता है? मैं ये कोशिश करूंगा कि 2 के बाद ईयर 3 के बीच में मैं क्या कर लूं, अपने इस टारगेट को पूरा कर लूं, जो भी सेल्स टारगेट मैंने रखा था। आप बोलोगे सर ऐसे थोड़ी काम किया जाएगा, है ना? तो मैं कहूंगा तो फिर तो आपके पास ऑप्शन क्या है, क्योंकि आपने तो 3 ईयर का टारगेट सेट किया है ना। आप बोलोगे नो नो नो, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है ना? हमें इसे क्या करना होगा? ब्रेक करना होगा। एंड सर्टेनली दैट नीड टू बी ट्रांसलेटेड इनटू शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। अब ये शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो क्वार्टरली ऑब्जेक्टिव्स था आपका, हर एक क्वार्टर में आप चेक कर रहे हो कि आपका कितना सेल बढ़ रहा है, तो हर एक क्वार्टर में आप चेक कर रहे हो कि आपका कितना सेल बढ़ रहा है, तो इससे क्या होगा? आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाओगे। तो सर्टेनली लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स आर ट्रांसलेटेड इनटू शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को जैसे जैसे अचीव करोगे, you will be able to achieve your long term objective. So that is the idea of long term and short term. फायदे क्या हैं? तो बहुत सारे फायदे, जैसे हम कहते हैं ये भी हमें डायरेक्शन देता है, एक तरह से हमारे परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में हमारी मदद करता है, राइट? मोटिवेशन देता है आपके पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, राइट? एक्सर्शन, जो आप एफर्ट कहते हैं ना, एफर्ट, आपके एफर्ट की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए आपको मोटिवेट करता है। सो मेनी बेनिफिट्स यू कैन ड्रॉ फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव्स। तो ये 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, जहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम देना उचित नहीं होगा, it won't be good. So let's come to the book and देखो ऑब्जेक्टिव्स को। ऑल ऑर्गेनाइजेशंस हैव ऑब्जेक्टिव, कोई डिबेट नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है। जाहिर सी बात है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशंस क्या सेट करती हैं? ऑब्जेक्टिव्स को सेट करती है। दे प्रोवाइड मीनिंग एंड सेंस ऑफ डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशनल एंडेवर। सो मीनिंग एंड सेंस ऑफ डायरेक्शन, जाहिर सी बात है कि व्हेन वी सेट ऑब्जेक्टिव, technically objectives are nothing but the performance targets, so that shows the direction where we are going. Organizational structure and activities are designed and resources are allocated around the objectives to facilitate their achievement. अब इसको क्या कर लेना, डबल स्टार करके छोड़ देना, और यहां बगल में नोटिंग कर देना कि जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में तब इसकी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। अभी मैं इस पे ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, अननेसेसरी हमारा टाइम किल होगा, मुझे आपको स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा। ये पॉइंट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इसी पॉइंट पे आधारित होगा, और इसी के आधार पे अल्फ्रेड चैंडलर ने कॉन्सेप्ट दिया है दैट द स्ट्रक्चर फॉलोज स्ट्रेटजी दैट वी विल बी स्टडिंग इन व्हेन वी आर स्टडिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। दे आल्सो एक्ट एज अ बेंचमार्क फॉर गाइडिंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी एंड इवैल्यूएटिंग हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज परफॉर्मिंग। सो अ बेंचमार्क टू गाइड एक्टिविटी, no doubt about that. We have a target and we have to achieve a target. So objective works as a benchmark to be achieved. ये हमें बेंचमार्क की तरह काम करते हैं। एट द सेम टाइम जो भी हमने परफॉर्म किया, लुक, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हमारा डिजायर्ड आउटपुट होता है, जो हम चाहते हैं। परफॉर्मेंस क्या होता है? जो हमने परफॉर्म किया होता है। सो व्हाट वी डू इज वी मैच द परफॉर्मेंस एंड द ऑब्जेक्टिव, और हम देखते हैं कि क्या हमने ऑब्जेक्टिव के बराबर काम कर लिया या नहीं किया। तो अगर वहां किसी तरह का मिसमैच होता है, देन करेक्टिव एडजस्टमेंट इज डन। सो ये बेंचमार्क की तरह काम करता है, और इवैल्यूएशन में आपकी मदद करता है। इवैल्यूएशन कैसे करते हैं? तो परफॉर्मेंस और ऑब्जेक्टिव को कंपेयर करके। ऑब्जेक्टिव विद स्ट्रेटेजिक फोकस रिलेट टू आउटकम्स दैट स्ट्रेंथन एन ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल बिजनेस पोजीशन एंड कॉम्पिटिटिव राइवलरी। करेक्ट?
तो ऑब्जेक्टिव के बारे में सिंपल डेफिनेशन दिमाग में रख लेना है, बहुत ज्यादा आपको इलैबोरेटिव थ्योरी रटने की आवश्यकता नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। ऑब्जेक्टिव्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये आपका पहला स्पेसिफिक क्वेश्चन हो सकता है। और आप जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने सीखा था ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रिलेवेंट, टी फॉर टाइम फ्रेम। सो इट शुड बी स्पेसिफिक, कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक, रिलेटेड विद अ टाइम फ्रेम। क्या होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल होगा तभी कंट्रोलेबल भी होगा, कंट्रोलेबल होना चाहिए। चैलेंजिंग होना चाहिए, हमने क्या कहा था, इट शुड बी अचीवेबल येट चैलेंजिंग, है ना। अचीवेबल हो लेकिन साथ ही साथ क्या हो, चैलेंजिंग हो। तो अगर आपके इतने पॉइंट्स क्लियर है ना, तो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन एनी टाइम। तो आपको ज्यादा यहां स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, इतने पॉइंट्स क्लियर है, यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन एनी टाइम। स्मार्ट को याद रखना बस, और बहुत आसानी से आप क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव के कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के आ जाओगे। इट शुड डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशंस रिलेशनशिप विद इट्स एनवायरमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशनशिप विद इट्स एनवायरमेंट, यू नो व्हेन वी डू द स्ट्रेटजी, तो हम जानते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में वी डू द एनालिसिस में हम इंटरनल एक्सटर्नल को एनालाइज करते हैं, और फिर हम अपॉर्चुनिटी को रियलाइज करने के लिए अपने स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हैं, राइट। विजन मिशन डिफाइन होता है, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम अपनी स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हैं। सो समहाउ it gives define the organization's relationship with its what environment. They should be facilitated towards achievement of mission and purpose. So objective आया कहां से, आपको याद होगा, objectives are derived from vision and mission. So we have the vision, we have the mission, we have the goals, we have the objective. जब आप objective को achieve करते हैं, goal achieve होगा, goal achieve होगा, mission achieve होगा। तो यही चीज यहाँ है कि ये क्या करता है, facilitate करता है achievement of mission and purpose. They should provide standard for performance appraisal. तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या होता है कि अब वी सेट सम ऑब्जेक्टिव, हमने परफॉर्म किया, अब हम ऑब्जेक्टिव को परफॉर्मेंस से मैच करते हैं। अगर हमने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाए, देन वी ट्राई टू सी कि हमारे परफॉर्मेंस में कहाँ लैकुना है, कहाँ कमी है, और फिर उस कमी को हम दूर करते हैं ताकि हम अपने परफॉर्मेंस को नेक्स्ट टाइम क्या कर सके, इंप्रूव कर सके। इसी को कहा जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में ऑब्जेक्टिव का क्या रोल है, आप समझ सकते हैं, इवैल्यूएशन का रोल है सर, क्योंकि परफॉर्मेंस को हम मेजर करते हैं अगेंस्ट द ऑब्जेक्टिव, और उसी के आधार पे हम अपने परफॉर्मेंस को अप्रेज करते हैं, इंप्रूव करते हैं। तो जाहिर सी बात है इसका रोल परफॉर्मेंस अप्रेजल में भी है। सो दैट इज द परफॉर्मेंस अप्रेजल। ऑल ऑब्जेक्टिव शुड कोरिलेट विद ईच अदर। यस, ऑब्जेक्टिव शुड बी सेट विद इन द कॉन्स्टेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट। सो दैट इज वेरी ऑब्वियस, एनवायरमेंट के हिसाब से ही ऑब्जेक्टिव सेट होता है, ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज के आधार पर ही ऑब्जेक्टिव सेट होता है। यानी कि इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरमेंट को देखने के बाद ही हम अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं, उससे अलग जाके हम ऑब्जेक्टिव सेट नहीं कर सकते, अलाइनमेंट मिस करेगा और हमारा डायरेक्शन गलत हो जाएगा। नाउ दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव। क्या क्या कहा हमने, ऑर्गेनाइजेशन का उसके एनवायरमेंट के साथ रिलेशन, अचीवमेंट ऑफ मिशन, राइट। फिर हमने कहा कि परफॉर्मेंस अप्रेजल में हमें काम करते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग का बेसिस बनता है, ये स्पेसिफिक होता है, टाइम फ्रेम होता है, मेजरेबल होता है, चैलेंजिंग होता है, कोरिलेट करते हैं सारे ऑब्जेक्टिव्स आपस में, और स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट को देखते हुए ही ऑब्जेक्टिव को फ्रेम किया जा सकता है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, एज सिंपल एज इट इज। स्मार्ट को ध्यान में रखना, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, स्मार्ट इज एनफ, वहां से आप आसानी से डील कर सकते हो इस टॉपिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन आना, अ नीड फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। क्या हमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों तरह के ऑब्जेक्टिव की जरूरत होती है, तो हम बोलेंगे हाँ भाई होना तो है ही। एज अ रूल, कंपनी सेट फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स that include both short term and long term objectives। तो आपके जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आपके जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसमें दोनों तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, शॉर्ट टर्म भी एंड लॉन्ग टर्म भी, राइट। हैविंग क्वार्टरली और एनुअल ऑब्जेक्टिव फोकसेस अटेंशन ऑन डिलीवरिंग इमीडिएट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स, दैट व्हाट वी सेड। So target to be achieved within 3 to 5 years, prompt consideration of what to do now to put the company in position to perform better down the road. So now tell me one thing, you have a target for let's say 3 to 5 years, है ना, आपके पास 3 से 5 साल का टारगेट है, that's okay, that what you have to achieve in 3 to 5 years, but immediate performance के लिए आप क्या कर रहे हो, तो ये जो आपका 3 to 5 years है, ये तो आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हो गए। इंप्रूवमेंट तो ग्रेजुअल होता है ना, सो इमीडिएट परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हम कहते हैं फॉर दैट पर्पस वी हैव द शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, है ना। तो हमारे पास क्या होता है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होता है, जो हम अपने इमीडिएट परफॉर्मेंस को क्या कर सके, इंप्रूव कर सके। सो दोनों तरह के ऑब्जेक्टिव्स हमें दिखाई देते हैं, वेदर द फाइनेंशियल और द स्ट्रेटेजिक। अ कंपनी दैट हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ डबलिंग इट्स सेल्स विद इन 5 years कांट वेट अंटिल द 3rd or 4th year टू बिगिन ग्रोइंग इट्स सेल्स एंड कस्टमर बेस।
तो आपका 3 से 5 साल में योर टारगेट इज टू डबल योर सेल। 5 साल के अंदर आप अपने सेल को डबल करना चाहते हो, तो आप तीसरे साल या चौथे साल तक वेट नहीं करोगे सेल को बढ़ाने के लिए। आपको ये पहले क्वार्टर से ही ये काम शुरू करना होगा, पहले साल से ही ये काम शुरू करना होगा। एंड फॉर दैट पर्पस यू नीड टू हैव शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि ये जो विद इन 5 years डबलिंग सेल जो है ना, ये आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, दैट नीड टू बी ट्रांसलेटेड इनटू शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। तो इसका मतलब ये हुआ ना सर कि मतलब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कुछ ऐसा है कि एक बड़ा लड्डू है और इस लड्डू को हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया छोटे लड्डू में, है ना। इसको मैंने क्या किया, छोटे लड्डू में ब्रेक कर दिया, 2 टुकड़े में या 3 टुकड़े में या 4 टुकड़े में ब्रेक कर दिया। तो ये मेरा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, तो ये मेरे क्या हो गए, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हो गए, है ना। और जैसे जैसे हम शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे, क्या अचीव होगा, हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होगा। और जैसे जैसे हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे, हम अपने मिशन को अचीव करेंगे। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। बाय स्पेलिंग आउट एनुअल परफॉर्मेंस टारगेट्स, मैनेजमेंट इंडिकेट द स्पीड एट विच लॉन्ग रेंज टारगेट्स टू बी अप्रोच्ड। सो नीड ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, हम बोलेंगे यस, अगर हमारे पास लॉन्ग टर्म का ऑब्जेक्टिव है तो हम कब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। जाहिर सी बात है, हमें ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट चाहिए, हमें इमीडिएट इंप्रूवमेंट चाहिए, शॉर्ट टर्म में भी हमें परफॉर्म करना होगा। और यही रीजन है कि हमारे पास शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स का भी होना जरूरी है। तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को ट्रांसलेट किया जाता है शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स में। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स की अगर मैं बात करूं, इसको मैं एज अ क्वेश्चन आपसे मार्क तो कर रहा हूं, है ना, क्योंकि इसको मार्क करने का एक सिंपल सा रीजन है। मतलब इसमें ना 7 एरियाज करके पूछ दिया गया है। देखो, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स इन 7 एरियाज, और बड़ा स्पेसिफिकली इन्होंने 7 को मेंशन कर दिया स्टडी मैट में। सवाल बनता है फिर ना, पता है क्या, पता उठा के डाल दे, है ना, 1 नंबर 2 नंबर के का ही क्वेश्चन बना के। तो आइडिया बहुत सिंपल है। ये 7 एरियाज में वी फॉर्मुलेट लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। दोज आर प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, कॉम्पिटिटिव पोजीशन, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय रिलेशन, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप एंड पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसको ना पीपीसी, ईईटीपी, इसको समहाउ कोड कर लेना, अपने हिसाब से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करना कि याद रहे, है ना। दैट्स इट। अब सीधा आते हैं बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव पे, इसको भी क्वेश्चन मार्क करिए, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्लियरली एस्टैब्लिश्ड बेनिफिट। अच्छा, क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। तो पहला बेनिफिट जो आपके दिमाग में आना चाहिए सबसे पहले, दैट इट प्रोवाइड्स द डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन के अलावा क्या क्या था, तो हम ऑब्जेक्टिव क्या है, परफॉर्मेंस टारगेट है, दैट नीड टू बी अचीव्ड। तो जाहिर सी बात, इट गिव्स अस डायरेक्शन। Second very important thing is that against objective we evaluate our performance. It helps in what? Evaluation as well. So one is the direction, one is the evaluation. Third, अगर देखो कि objective जब होता है ना सामने, so you have to achieve that objective. So objective है तो आप क्या करते हैं, objective को achieve करने के लिए अपने effort को बढ़ाते हैं। Now take up an example. मान लो there are 2 manager. एक है मैनेजर X, एक है मिस्टर एक्स, एक है मिस्टर वाई। ठीक है, दोनों क्या मैनेजर है, सेल्स का मैनेजर है, सेम कंपनी में मान लो। तो मैनेजर एक्स इज गिवन विद अ टारगेट। इनको क्या किया गया, एक सेल्स टारगेट दिया गया कि भाई इतना आपको अचीव करना है ईयरली मान लो। लेकिन जो मैनेजर वाई है, इसको कोई टारगेट नहीं दिया गया है। सो देयर इज नो टारगेट फॉर मैनेजर वाई। नाउ टेल मी वन थिंग, कौन ज्यादा एफर्ट लगाएगा, मैनेजर एक्स ज्यादा एफर्ट लगाएगा या मैनेजर वाई ज्यादा एफर्ट लगाएगा। तो आप बोलोगे ना कि सर इजंट इट वेरी ऑब्वियस कि आपका जो मैनेजर एक्स है, मैनेजर एक्स को आपने टारगेट दिया है, मैनेजर वाई को तो आपने टारगेट ही नहीं दिया। तो जाहिर सी बात है, मैनेजर वाई वॉन्ट बी मेकिंग मच एफर्ट, क्योंकि उसके सामने कोई परफॉर्मेंस टारगेट है ही नहीं। और यही रीजन है कि जब आप बेनिफिट ऑफ ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं ना, तो आप इसमें स्टिमुलेट एक्सर्शन को भी इंक्लूड करते हैं। यानी कि जो एफर्ट है ना, जो एक्सर्शन है ना, जो टेंडेंसी ऑफ मेकिंग एफर्ट है, वो बढ़ेगा। तो हर एक मैनेजर को ज्यादा एफर्ट लगाना होगा ताकि वो अपने रिस्पेक्टिव टारगेट्स को क्या कर सके, अचीव कर सके। तो स्टिमुलेट एक्सर्शन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट व्हाट वी ड्रॉ फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। हमने कहा था डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स आर कोरिलेटेड एंड देयर इज शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव एंड द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव विल गिव यू द बेनिफिट ऑफ सिनर्जी एज वेल। ये क्या करता है, अलाउ सिनर्जी एज वेल। एस्टैब्लिश प्रायोरिटीज। तो व्हेन यू सेट ऑब्जेक्टिव, तो मैनेजर के लिए क्या होता है, प्रायोरिटी सेट होता है। मैनेजर को पता है कि मुझे इसके लिए काम करना है और उस पर क्या करता है, वो फोकस कर देता है। टेक अप एन एग्जांपल। जरा सोचो, मैं कहता हूं कि हमने टाइट बजटरी कंट्रोल अप्लाई कर रखा है। हमने क्या कर रखा है, टाइट बजटरी कंट्रोल, यानी कि हमारा जो फोकस है वो पूरी तरह से बजट पे है। हमारा फोकस जो है पूरी तरह से बजट पे है और हमने टाइट बजट कंट्रोल लगा रखा है। ठीक है, अब जो मैनेजर है, मैनेजर को हमने कुछ बजट इशू कर रखा है
और मैनेजर को हमने कुछ ऑब्जेक्टिव दे रखा है, मैनेजर को हमने कुछ बजट इशू कर रखा है और मैनेजर को हमने कुछ ऑब्जेक्टिव दे रखा है। अब हो क्या रहा है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि कम से कम खर्चे में हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो, तो अब ये इसको हम मैनेजर को कैसे मोटिवेट करें, तो हमने एक टेक्निक लगाया। हम मैनेजर को ये कहते हैं कि अगर मान लो हमने मैनेजर को 10 करोड़ का लेट से हमने बजट दिया, मान लो फॉर एग्जांपल, मैनेजर को हम कहते हैं कि इस 10 करोड़ में ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, ठीक है। जितने कम में आप अचीव करोगे, मान लो अगर आपने 7 करोड़ में अचीव कर लिया तो 3 करोड़ बच गए, वो 3 करोड़ जो है ना वो बोनस मिल जाएगा बाकी सारे एम्प्लॉइज को, आपको भी एज पर द डेजिग्नेशन हम सबको बोनस बांट देंगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, व्हाट विल हैपन हियर। अब ये जो मैनेजर है इसका फोकस कहां रहेगा, इसका फोकस इस बजट पे रहेगा या इस ऑब्जेक्टिव पे रहेगा, कहां रहेगा फोकस। आप क्या बोलोगे, सर इसमें प्रॉब्लम दिख रही है, क्या प्रॉब्लम दिख रही है। सोचो, 1 साल का मान लो ये टारगेट था, 1 साल के टारगेट को लेट से 3 क्वार्टर में इन्होंने अचीव कर लिया, तो क्या ये चौथे क्वार्टर में काम करेंगे। फिर से सोचो, 1 साल का टारगेट था, 3 क्वार्टर में उन्होंने सेल्स के टारगेट को अचीव कर लिया, तो क्या ये चौथे क्वार्टर में काम करेंगे, क्योंकि इन्हें पता है काम करने में खर्चा होगा और जो बजट इन्हें अलॉट किया गया है उनसे यह कहा गया है कि इसमें जितने पैसे से तुम टारगेट अचीव कर लोगे बाकी जो पैसा है वो तुम्हें बोनस मिलेगा। तो क्या वो काम करेंगे 4th क्वार्टर में, या वो चुपचाप बैठ जाएंगे कि हमारा टारगेट तो अचीव हो ही गया है, अब हमें बोनस भी मिलेगा, तो काम करने की क्या जरूरत है। पूरा 1 क्वार्टर वो बैठ के बिताएंगे या नहीं बिताएंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर कि आपका ऑब्जेक्टिव जो है ना वो आपका प्रायोरिटी सेट करता है। आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव यहां बजट कंट्रोल करना था, तो अकॉर्डिंगली मैनेजर, और ये एक लिमिटेशन है बजट का, इनफैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूं अभी, ये बजट का लिमिटेशन है कि बजट कभी कभी ऑब्जेक्टिव को रिप्लेस कर देता है। इस केस में यही हो रहा है कि बजट ऑब्जेक्टिव को रिप्लेस कर दे रहा है। बट इसीलिए हम कहते हैं कि वी सेट द ऑब्जेक्टिव एंड दैट इज द प्रायोरिटी, दैट इज व्हाट मैनेजर शुड फोकस ऑन। उसी पे मैनेजर को फोकस करना है और वही बताता है अर्जेंसी क्या है, वही बताता है प्रायोरिटी क्या है कंपनी की, कंपनी किसके लिए काम कर रही है। तो ये क्या कहते हो आप, इट सेट्स प्रायोरिटी एज वेल, एस्टैब्लिश प्रायोरिटी एज वेल। अनसर्टेनिटीज रिड्यूस हो जाती है बिकॉज हाउ यू सेट द ऑब्जेक्टिव, यू हैव एनालाइज्ड द एनवायरनमेंट, देन यू सेट द ऑब्जेक्टिव, सो एवरीबॉडी नोज दैट उनका परफॉर्मेंस टारगेट क्या है और उन्हें किस चीज के लिए काम करना है। तो अनसर्टेनिटीज रिड्यूस हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस होता है, एंड अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड डिजाइन ऑफ जॉब में भी ऑब्जेक्टिव आपको हेल्प करता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही रिसोर्सेज का अलोकेशन होता है, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही जॉब हम डिजाइन करते हैं कि कौन उस ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर सकता है। इस तरह से ये आपके क्या हो गए, बेनिफिट्स हो गए। सो वी हैव द डायरेक्शन, we have the synergy, we have the evaluation, we have the priority, we have the uncertainty, then we have the conflict, then we have the exertion, and then we have the allocation of resources. These are the benefits of objective. इसको रीअरेंज करके एक कोड बना सकते हो तो बना लेना, वरना 1-2 बार पढ़ना है ऐसे ध्यान से ऑब्जेक्टिव के साथ रिलेट करके, and you will come to know. It's very simple to understand. The last one is the value. Last one मतलब I'm talking about the components of strategic intent. स्ट्रैटेजिक इंटेंट से हमारा टॉपिक शुरू हुआ था, आपको याद होगा। स्ट्रैटेजिक इंटेंट पे हमने सीखा था कि वी हैव द विजन, वी हैव द मिशन, वी हैव द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, देन वी हैव द वैल्यू और द वैल्यू सिस्टम। वहां हमने वैल्यू के बारे में बात करी थी और आपको पक्का याद होगा कि वैल्यू जो होता है वो डीप रूटेड प्रिंसिपल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जिन प्रिंसिपल्स पे आधारित होकर ऑर्गेनाइजेशन हर एक तरह के डिसीजंस लेता है, हर एक तरह के एक्शंस ले रहा होता है। हमने ये भी सीखा था कि ये जो आपका वैल्यू होता है ना किसी भी कंपनी का, ये सैक्रोसैंक्ट होता है, राइट, नेवर बी कॉम्प्रोमाइज्ड। इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, ना ही कन्वीनियंस के लिए और ना ही शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए। दैट व्हाट वी अंडरस्टैंड अबाउट द वैल्यू। नाउ अगर हम वैल्यू की बात करें, तो क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं वैल्यू के, है ना। देखो जरा, इंटीग्रिटी की बात कर लो, ट्रस्ट की बात कर लो, अकाउंटेबिलिटी, ह्यूमिलिटी, इनोवेशन एंड डाइवर्सिटी। दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स, दीज आर द वैल्यूज। जैसे हम कहते हैं ना, टाटा is the second name for trust and the integrity. Of course, they talk about the humility and accountability. टाटा को दिमाग में रखना, टाटा से रिलेट करके याद रखोगे ना, आसानी से याद रह जाएगा। हम एग्जाम्पल है ना, इंटीग्रिटी, ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, ह्यूमिलिटी, इनोवेशन एंड डाइवर्सिटी। नाउ द क्वेश्चन हियर मे बी आस्क्ड, व्हाई वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट। वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है, जरा सोचो। वैल्यूज की अगर हम बात करते हैं तो हमने कहा कि सर ये डीप रूटेड प्रिंसिपल है जिसके आधार पे कंपनी रिस्पॉन्ड करेगी। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो वैल्यू, जो डीप रूटेड प्रिंसिपल है कंपनी का, क्या ये प्रिंसिपल्स मैनेजर टू मैनेजर डिफर करेगा या एवरी मैनेजर विल बी रिस्पॉन्डिंग टू द सेम प्रिंसिपल।
आप बोलोगे सर एवरी मैनेजर विल बी रिस्पॉन्डिंग टू द सेम प्रिंसिपल, जाहिर सी बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यू एक जनरल टोन क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन में, that how you are going to behave, your attitude towards your customer, your attitude towards your colleagues, your work culture, your work ethics, everything will be governed by the value. So when we talk of why values are so important, तो सबसे पहले हम कहते हैं कि ये एक टोन सेट करता है। किस चीज का टोन? that how people think and behave, how people think and behave especially in situations of dilemma. क्योंकि पता है why we highlight it always whenever we talk of the value, we highlight of unpleasant situations of dilemma, short term gains, है ना, टाइम ऑफ स्ट्रेस। पता है इसकी बात क्यों करते हैं? क्योंकि यही ट्रू टेस्ट है वैल्यू का। कोर वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज नहीं किए जाते हैं, पहले भी हमने सीखा था इस बात को। तो सिचुएशन ऑफ डायलेमा में लोग कैसे बिहेव करेंगे, इसमें वैल्यू क्या होता है, एक गाइड की तरह काम करता है। सो it sets tone for how the people think and behave, especially in situation of dilemma. It create a sense of shared purpose to build a strong foundation and focus on longevity of the company's business. Employees prefer to work with employers whose value resonate with them. It will happen. A lot of people, like to work with Reliance, and lot of people like to work with Tata. आप अपने आप से पूछो, अगर आपको दोनों जगह अपॉर्चुनिटी, कल के डेट में आप यू आर ए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद टाटा और रिलायंस और एप्पल और लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट, आप किस कंपनी को चूज करते हैं? इसमें बहुत बड़ा फैक्टर होगा कि अगर आपका वैल्यू उस कंपनी के वैल्यू से रेजोनेट करेगा तो पॉसिबिलिटी कि आप उस कंपनी को चूज करो, ये क्या होता है, बढ़ जाता है। एम्प्लॉय भी उसी एम्प्लॉयर के साथ काम करना चाहता है जिसका वैल्यू उसके साथ क्या करे, रेजोनेट करे। Majority of consumers say that they would prefer to buy product and services from companies that have a purpose that reflect their own value and belief system. So not only the employees, but consumers भी क्या करते हैं, ऐसी कंपनी से परचेज करना पसंद करती है जिनका अपना एक वैल्यू एंड बिलीफ सिस्टम उन्हें दिखाई देता है। They prefer to purchase from them. Hence, values have both internal as well as external implications. So आप क्या कहते हो, कैसे समराइज करोगे बताओ? अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जामिनेशन में व्हाई वैल्यू इज सो इंपॉर्टेंट, तो सबसे पहले हम कहते हैं सर वैल्यू क्या सेट करता है, जनरल टोन। क्या सेट करता है? ऑर्गेनाइजेशन का जनरल टोन सेट करता है। और क्या करता है ये? तो हमने कहा सर सेकंड इज द शेयर्ड पर्पस। ये क्या देता है? शेयर्ड पर्पस देता है। नंबर 3, एम्प्लॉइज किसको प्रेफर करते हैं? ऐसे एम्प्लॉयर्स को जिनका वैल्यू क्या हो, रेजोनेट करे। एंड नंबर 4, कंज्यूमर्स का भी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखेंगे। कंज्यूमर्स भी प्रेफर करता है ऐसे कंपनीज को जिसके पास अपना एक वैल्यू एंड बिलीफ सिस्टम। सो दिस इज योर व्हाई वैल्यू इज सो इंपॉर्टेंट। ध्यान में रखना है, 4 पॉइंट है सिंपल। जनरल टोन की बात कर लो, शेयर्ड पर्पस की बात कर लो, एम्प्लॉइज ऐसे एम्प्लॉयर को पसंद करते हैं जिनका वैल्यू उनके साथ रेजोनेट करता है, एंड चौथा, कस्टमर भी ऐसे ही कंपनी से खरीदना चाहता है जिन्हें दिखता है कि इनका एक अपना वैल्यू सिस्टम है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर वैल्यूज। दोनों जगह की थियरी को आप मर्ज करके रख लो। सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है, इजीली आप इसको कंट्रोल कर लोगे। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या कितने स्ट्रेटेजिक लेवल्स होते हैं? तो लेट मी टेल यू अ स्टोरी फर्स्ट, है ना। एक स्टोरी सुनाता हूं, उसके बाद आप इसको आसानी से समझ जाओगे। आ जाओ, क्या हुआ देखो। स्टोरी क्या, अब कुछ किसी कहानी का वेट कर रहे हो क्या? अभी नहीं, आगे सुनाऊंगा, ठीक है। ढेर सारी स्टोरी सुनाऊंगा। इस चैप्टर को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, सेकंड चैप्टर से ढेर सारी स्टोरी सुनाऊंगा। अभी मैं कुछ कॉन्सेप्ट स्टोरी सुनाने वाला हूं आपको, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। किसी भी कंपनी का जर्नी कहां से शुरू होता है? थिंक अबाउट इट। किसी भी कंपनी को देखोगे अगर आप, टाटा रिलायंस आज के डेट में भले ही टाटा रिलायंस है, बट इट्स ऑलवेज स्टार्ट एज अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। एक छोटे से कंपनी के तौर पे क्या करते हैं, वो काम करना शुरू करते हैं। जब वो छोटे से कंपनी के तौर पे काम करना शुरू करते हैं ना, देन देयर आर वेरी फ्यू मेंबर्स, 2-3 लोग ही होते हैं, और यही ओनर होते हैं, यही मैनेजर्स होते हैं। जो ओनर होता है ना, जनरली आपको वही मैनेजर दिखाई देगा। तो ओनर ही मैनेजर है और वही सारे डिसीजंस को ले रहा होता है। तो स्टार्टअप्स की बात कर लो। स्टार्टअप्स में जनरली आपको ये सिचुएशन दिखाई देगा कि कुछ लोगों ने मिलकर एक स्टार्टअप शुरू किया और आपस में काम बांट के वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है।
जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, तो आपका मार्केट बेस बढ़ता है, आपका नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है जो ओनर है वो थोड़ा सा ऊपर के पोजीशन पे चला जाता है और वो काम को मैनेज करने के लिए क्या करता है, किसी मैनेजर को हायर कर लेता है। अब वर्कलोड बढ़ गया है, ज्यादा कस्टमर्स है, ज्यादा सेल हो रही है, तो वर्कलोड बढ़ा, तो ओनर थोड़ा सा मैनेजर से दूरी बढ़ा लेता है, ठीक है। तो अब ओनर अलग हो जाता है और उसने मैनेज करने के लिए एक मैनेजर को हायर कर लिया। इस मैनेजर के अंदर बहुत सारे स्टाफ हो सकते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली काम कर रहे होते हैं। इस तरह से ये कंपनी ग्रोथ करती जाती है और आप देखोगे ओनर और मैनेजर के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाता है, बीच में बहुत सारे एम्प्लॉइज आते जाते हैं, ठीक है, बीच में बहुत सारे एम्प्लॉइज आते जाते हैं। अब यहां एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आता है जहां कंपनी को जरूरत होती है इजी फंड की, क्योंकि यहां तक ये क्या कर रहा था, ये बोरो कर रहा था मार्केट से, ठीक है। जब ये बोरो कर रहा था मार्केट से तो कॉस्ट ऑफ फंड क्या था, इसका ज्यादा था। अब कंपनी चाहती है कि मुझे सस्ता फंड मिले। मान लो एंजल इन्वेस्टर से इसने पैसा उठाया, या इंडिविजुअल इन्वेस्टर था, या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर था, इन सबसे कंपनी ने पैसा उठाया और पैसा उठा के ये यहां तक पहुंच गई। लेकिन ये जो पैसा उठा रहे थे ना, ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर से या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से या एंजल इन्वेस्टर से, इसका कॉस्ट ऑफ फंड बहुत ज्यादा था। एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आता है जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्हें इजी फंड चाहिए, सस्ता पैसा चाहिए। तो ये चाहते हैं कि आप पब्लिक से पैसा उठाओ, क्योंकि पब्लिक से पैसा उठाने का मतलब है कि यहां आपको कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती, है ना। सो यानी कि आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की बात कर रहा हूं, यहां आई एम टॉकिंग अबाउट द आईपीओ। यहां क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का पर्पस होता है कि पब्लिक इसमें इन्वेस्ट करे, छोटे छोटे अमाउंट में, ट्रेंचेज में पब्लिक इन्वेस्ट करते हैं, जिसको इमीडिएट आपको कुछ देना नहीं है। इट्स ऑल अबाउट शेयर्स एंड द शेयर वैल्यू, राइट। तो आपको कोई इंटरेस्ट तो पे करना नहीं है, तो ये इजी फंड है, सस्ता पैसा है। हालांकि मैं फिर से कह दूं, अब आप इसमें ये दिमाग मत लगाना कि सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ डेट, तो आप इसको सस्ता फंड क्यों कह रहे हो। सस्ता इन द सेंस की कोई फिक्स लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती, ठीक है। सो आईपीओ से हमने क्या किया, पैसा उठाया। तो अब जैसे ही आईपीओ से आपने पैसा उठाया, तो देन देयर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट आ जाता है, बीओडी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, बिकॉज देयर नीड टू बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हु विल बी प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द व्हाट, द शेयर होल्डर्स। ओनर अब क्या हो गया, बिल्कुल ही ऊपर चला गया। देन वी हैव द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए वी हैव अपॉइंटेड समवन कॉल्ड एज सीईओ। हमने सीईओ को अपॉइंट किया। सीईओ की जब नीचे आते तो अब हमारे पास क्या है, डिफरेंट मैनेजर्स हैं और हमारे पास डिफरेंट स्टाफ हैं। इस तरह से आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बने। बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, अभी आगे टाइम मिला तो समझाऊंगा, बस इतना तो बेसिक तरीका है समझने का, इसको क्लैरिटी के साथ दिमाग में रखना। नाउ सी दिस, यहां से यहां तक की जो जर्नी है ना आपकी कंपनी की, यहां से यहां तक की जो जर्नी है ना आपकी कंपनी की, ये आप इसी स्ट्रक्चर में कर लोगे क्या? आपके तो नहीं सर, ये तो बदलता रहेगा, क्योंकि जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ रहा है, मार्केट बेस बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ रहा है, नंबर ऑफ मार्केट्स बढ़ रहे हैं, हम अलग अलग मार्केट में एंटर कर रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, हम एक्विजिशन कर रहे हैं, हम मर्जर कर रहे हैं, हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, कुछ रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है, कुछ अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है, तब हम यहां से यहां पहुंच रहे हैं। तो इस ड्यूरेशन में ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होता है। ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। ये वाला जो है आपका, ये सिंपल स्ट्रक्चर होता है आपका, सिंपल स्ट्रक्चर कहते हैं इसको। सिंपल के बाद फंक्शनल होता है, फंक्शनल के बाद डिविजनल होता है, डिविजनल के बाद आप एक स्ट्रक्चर पे पहुंचते हो जिसको एसबीयू स्ट्रक्चर कहते हैं। और मुझे यही बताना था आपको कि जब एसबीयू स्ट्रक्चर पे पहुंचते हो ना, तो जैसे आपके सिंपल स्ट्रक्चर में आपको कोई लेयर नहीं दिखाई देता, ग्रुप दिखाई देता है, वैसे ही एसबीयू स्ट्रक्चर में जब आप पहुंचते हो तो आपको 3 डिस्टिंक्ट लेयर्स दिखाई देते हैं। एक होता है कॉर्पोरेट लेवल, एक होता है बिजनेस लेवल, और एक होता है फंक्शनल लेवल। ये वो स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर में तीनों लेयर्स डिस्टिंक्टली दिखाई देते हैं, और इन्हीं तीन को हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक लेवल्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं उस टॉपिक में हम यही कहने जा रहे हैं, इस टॉपिक में हम यही कहने जा रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि वी आर टॉकिंग इन रेफरेंस विद व्हाट, एसबीयू स्ट्रक्चर। ये एक वेल डेवलप्ड मैच्योर स्ट्रक्चर होता है, बड़ी कंपनीज के केस में होता है। जब आप छोटे कंपनीज में जाओगे ना, तो ये डिस्टिंक्शन आपको नहीं दिखाई देगा तीनों लेवल का। लेकिन जब आप बड़ी कंपनीज में जाते हो, मल्टी प्रोडक्ट मल्टी बिजनेस एंटरप्राइजेस में जाते हो, तो आपको तीनों लेयर बड़ा ही डिस्टिंक्टली दिखाई देगा। तो ये कहां से रेफर है, इसका एसबीयू स्ट्रक्चर से। सो 3 स्ट्रेटेजिक लेवल्स होते हैं, एक होता है कॉर्पोरेट लेवल, एक होता है बिजनेस लेवल, और एक होता है फंक्शनल लेवल। और तीनों लेवल पे 3 तरह की स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। आप इसको समझना चाहते हो, मैं एक छोटा सा चार्ट आपके लिए बना रहा हूं,
उस चार्ट को गौर से देखो और आगे के लेक्चर को ध्यान से सुनना, बिना हिले डुले एकदम ध्यान लगा दो स्क्रीन पे, तो चार्ट के साथ आपका ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं होगी, चार्ट को ड्रॉ भी कर लेना, दैट विल हेल्प यू। नाउ सी दिस, हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक लेवल्स की। हम किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रेटेजिक लेवल्स की। हम किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रेटेजिक लेवल्स की, ठीक है। देखो, जब हम स्ट्रेटेजिक लेवल्स की बात करते हैं तो हमने कहा कि सर हम मल्टी प्रोडक्ट मल्टी बिजनेस एंटरप्राइज को अगर देख लें, एसबीयू स्ट्रक्चर को अगर देख लें, तो हमें 3 डिस्टिंक्ट स्ट्रेटेजिक लेवल्स दिखाई देते हैं। जहां सबसे ऊपर होता है हमारा कॉर्पोरेट लेवल। सबसे ऊपर कौन होता है हमारा? सबसे ऊपर होता है कॉर्पोरेट लेवल। सो दिस इज आवर कॉर्पोरेट लेवल। कॉर्पोरेट लेवल के बाद होता है हमारे पास बिजनेस लेवल। तो दिस इज आवर बिजनेस लेवल। अब बिजनेस लेवल के बाद होता है हमारा फंक्शनल लेवल। तो दिस इज आवर फंक्शनल लेवल, ठीक है। यानी कि अगर हम एक सिंप्लीफाइड वर्जन देखें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट को उठा लेते, किसी भी कंपनी के चार्ट को उठा लेते, लेट्स से टॉक अबाउट द टाटा, और इसका मैं एक रफ स्केच दे रहा हूं आपका, ये एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि ओनरशिप में, होल्डिंग्स में डिफरेंस है, बट मैं आपको बस एक आइडिया दे रहा हूं ताकि आपको तीनों लेवल दिख जाए। लेट्स टॉक अबाउट द टाटा। सो एट द टॉप वी हैव टाटा एंड सन्स। अब टाटा एंड सन्स की अगर हम बात करें, और देयर इज ट्रस्ट एज वेल, जिनकी होल्डिंग है डिफरेंट कंपनीज में। सो टाटा एंड सन्स ने अलग अलग सेक्टर में काम करने के लिए अलग अलग सेक्टर में काम करने के लिए अलग अलग कंपनीज फॉर्म कर रखी हैं, अलग अलग यूनिट्स बना रखे हैं, ठीक है। अब वो जो यूनिट्स हैं जो अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कि ले लो टाटा मोटर्स, टीसीएस, टॉक अबाउट टाटा पावर। तो ये वो कंपनीज हैं जो डिफरेंट सेक्टर्स में काम करती हैं, करेक्ट। तो जिस वर्टिकल में जाना था, जिस सेक्टर में जाना था, जिस इंडस्ट्री में जाना था टाटा ने, उस इंडस्ट्री में टाटा ने क्या किया? एक यूनिट फॉर्म कर दिया जो यूनिट उसी इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है, ठीक है। जब इसके नीचे जाओगे आप तो यू विल फाइंड दैट दे हैव डिविजन्स एज वेल। ऑफ कोर्स टाटा मोटर्स के क्या होंगे? डिविजन्स होंगे। लेट्स से डिवीजन ए, डिवीजन बी, और फिर डिवीजन के अंदर क्या होते हैं? हमारे पास डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे हमने कहा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है हमारा, एचआर डिपार्टमेंट है हमारा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है हमारा, एंड सो ऑन। तो एक मैच्योर कॉर्पोरेट एसबीयू स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो आपको डिस्टिंक्टली तीनों लेयर्स साफ साफ दिखाई देंगे। जैसे यहां देखो, आपका ये जो टाटा एंड सन्स है, ये क्या है? आपका कॉर्पोरेट लेवल है। जबकि यहां आपको क्या दिख रहा है? बिजनेस लेवल दिख रहा है। और सबसे नीचे आपको क्या दिख रहा है? फंक्शन लेवल दिख रहा है। तो ये 3 लेवल में आप क्या कर सकते हो? इसको आसानी से डिवाइड कर सकते हो और तीनों लेवल को डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब समझो इस बात को कि तीनों लेवल पे अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग मैनेजर्स होते हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग होती है कॉर्पोरेट, और जिनका पर्पस भी बिल्कुल अलग अलग होता है। लेकिन क्या ऐसा होता है कि कॉर्पोरेट लेवल से बिजनेस को मतलब नहीं, बिजनेस से फंक्शन को मतलब नहीं? हमने कहा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है, दे आर वेल अलाइंड। ये क्या होते हैं? वेल अलाइंड होते हैं। और जितना भी गाइडेंस है वो कहां से आता है? कॉर्पोरेट लेवल पे। यानी कि जो पॉलिसी फॉर्मेशन का काम है, वो कौन करता है? कॉर्पोरेट लेवल। पॉलिसी के एग्जीक्यूशन का जो काम है, वो एग्जीक्यूशन कौन करता है? फंक्शनल लेवल। और इस एग्जीक्यूशन को फैसिलिटेट कौन कराता है? आपका बिजनेस लेवल। तो ये आपके 3 स्ट्रेटेजिक लेवल्स हैं, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शन लेवल। तो हमने कहा ये वाला जो पार्ट है ये हो गया कॉर्पोरेट लेवल, फिर हमारे पास आ गया बिजनेस लेवल, और फिर हमारे पास आ गया फंक्शन लेवल। यहां तक क्लियर? अब जरा समझो, तीनों लेवल पे अलग अलग तरह के लोग होते हैं, राइट। जैसे अगर हम कॉर्पोरेट लेवल की बात करें, यहां आपके टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। हियर यू विल फाइंड योर टॉप एग्जीक्यूटिव्स, राइट। यहां आपके कौन होते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, जिनका काम होता है पूरे कंपनी को रन करना, पूरे कंपनी को मैनेज करना। सो एट द टॉप यू विल बी गेटिंग द टॉप एग्जीक्यूटिव्स और द सीईओ। जब आप बिजनेस लेवल पे आते हैं तो यहां आपको बिजनेस लेवल मैनेजर्स दिखाई देंगे, बिजनेस लेवल मैनेजर्स दिखाई देंगे। तो सर क्या यहां सीईओ नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। क्या टाटा मोटर्स का सीईओ नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो लेकिन वो क्या है? वो बिजनेस लेवल मैनेजर्स है, वो ग्रुप सीईओ नहीं है। अगर मान लो से ऊपर है, जो कॉर्पोरेट लेवल पे आपका सीईओ है, तो जाहिर सी बात है दैट इज एट हायर लेवल, यहां भी आपको सीईओ मिल सकता है। सो दिस इज योर बिजनेस लेवल मैनेजर्स। और जब आप फंक्शन लेवल पे आते हैं,
देन यू गेट योर फंक्शनल लेवल मैनेजर्स, यहां आपको फंक्शनल लेवल मैनेजर्स मिलता है। हियर यू गेट पीपल लाइक सुपरवाइजर्स, यहां कौन मिलते हैं आपको, आपके सुपरवाइजर्स मिलते हैं, जिनका काम होता है स्टाफ को सुपरवाइज करना, फंक्शंस को परफॉर्म करवाना। तो तीनों लेवल पे तीन तरह के लोग आपको दिखाई देंगे जो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनको दी जाती है। फर्दर सोचो, इन तीनों लेवल पे तीन तरह के सवाल का जवाब आपको मिलता है, ठीक है, तीन तरह के सवाल का जवाब। जैसे देखो, टाटा एंड सन्स ने जब किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एंटर करना होता है ना, सो हियर दे थिंक अबाउट लॉन्चिंग अ न्यू बिजनेस। जैसे उन्होंने कहा कि हमें मोटर में जाना है, तो मोटर में जाना है तो टाटा मोटर्स आया, राइट। उन्होंने कहा हमें पावर में जाना है तो टाटा पावर आया। उन्होंने बोला हमें चाय बनाना है तो टाटा टी आ गया। उन्होंने बोला भाई मुझे होटल्स में जाना है, या उन्होंने बोला मुझे किसी और इंडस्ट्री में जाना है। सो लॉन्चिंग अ न्यू बिजनेस, इट्स अ काइंड ऑफ डिसीजन विच इज रेयर। किसी भी बिजनेस में डेली लॉन्चिंग बिजनेस का तो डिसीजन लिया नहीं जाता, इट्स अ रेयर डिसीजन, कभी कभार लिए जाने वाला डिसीजन है। एंड सच डिसीजंस विच आर वेरी ब्रॉड, रेयर एंड कंसेप्चुअल डिसीजंस, जहां कॉन्क्रीटनेस नहीं होती, दोज डिसीजंस आर टेकन एट द कॉर्पोरेट लेवल। वो हमेशा कहां लिया जाता है, कॉर्पोरेट लेवल पे लिया जाता है। तो हियर एट द टॉप लेवल, टॉप एग्जीक्यूटिव्स एंड सीईओ विल डिसाइड कि हमें किस तरह के बिजनेस में जाना है ना। लेकिन जब आप बिजनेस लेवल पे आते हैं, तो बिजनेस लेवल पे जो बिजनेस मैनेजर होता है पर्टिकुलर बिजनेस का, जैसे हम टीसीएस के मैनेजर की बात करें, तो दे विल बी थिंकिंग अबाउट देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन। टीसीएस के बारे में वो सोच रहे होंगे कि मेरा कॉम्पिटिटर कौन है और मैं किस तरह से अपने कॉम्पिटिटर को डिफीट करूं। आपको कॉर्पोरेट लेवल पे कॉम्पिटिशन दिखाई नहीं देता, आपको कॉम्पिटिशन हमेशा बिजनेस लेवल पे दिखाई देता है। तो बिजनेस लेवल का क्या होता है आइडिया, दैट हाउ टू डिफीट द कॉम्पिटिशन, राइट। और जो फंक्शन लेवल पे आते हैं, तो फंक्शन लेवल का काम होता है बिजनेस लेवल एंड कॉर्पोरेट लेवल को सपोर्ट करना। तो बिजनेस लेवल पे जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, उन डिसीजंस को एग्जीक्यूट करने का जिम्मा होता है फंक्शनल लेवल पे। तो टेक्निकली फंक्शनल लेवल क्या कर रहा है, बिजनेस लेवल को सपोर्ट कर रहा है, और बिजनेस लेवल क्या कर रहा है, कॉर्पोरेट लेवल को सपोर्ट कर रहा है। इसी को मैंने अलाइनमेंट कहा आपको। ऐसा नहीं कि ऊपर कुछ डिसीजन हो रहा है, बीच में कुछ हो रहा है, नीचे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो भी ऊपर से गाइडलाइन इशू हो रहा है, उसी गाइडलाइन के आधार पर नीचे तक आप देखोगे एवरीथिंग इज अलाइंड एंड अकॉर्डिंगली एक्शंस आर बीइंग टेकन। व्हाट बिजनेस आर वी इन? या वी शुड इन? दिस इज आंसर्ड एट द टॉप लेवल। जब आप बिजनेस लेवल पे आते हैं, तो यहां आपका क्वेश्चन होता है हाउ टू डिफीट कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स को कैसे डिफीट किया जाए, यह आपका सवाल होता है, दैट नीड टू बी आंसर्ड। जब आप फंक्शन लेवल पे आते हैं, यहां आपका सवाल होता है हाउ टू सपोर्ट हायर लेवल्स। हाउ टू सपोर्ट हायर लेवल स्ट्रैटेजीज। हायर लेवल स्ट्रैटेजीज को कैसे सपोर्ट किया जाए, कहने का मतलब बिजनेस लेवल एंड कॉर्पोरेट लेवल को किस तरह से सपोर्ट किया जाए, ये आपका आइडिया होता है कहां, फंक्शनल लेवल पे। अब सवाल पूछा है तो जवाब भी दोगे। तो जवाब क्या है बालक, पता है? इन तीनों सवाल का जब आप जवाब दोगे ना, देन यू विल गेट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। सो एट कॉर्पोरेट लेवल यू हैव द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, इसको हम कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी कहते हैं। कॉर्पोरेट लेवल पे क्या होता है हमारा, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी होता है। बिजनेस लेवल पे वी हैव द बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज, एंड फंक्शनल लेवल पे वी हैव द फंक्शनल स्ट्रैटेजीज। फंक्शनल लेवल पे वी हैव द फंक्शनल स्ट्रैटेजीज, ठीक है। अच्छा, ये सब हमें पढ़ना है, हमें कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी भी पढ़ना है, हमें बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी भी पढ़ना है, और हमें फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज भी पढ़ना है। अब समझो कि यहां लिए जाने वाले डिसीजंस का नेचर कैसा होता है, ठीक है। यहां लिए जाने वाले डिसीजंस का नेचर कैसा होता है, जब आप कॉर्पोरेट लेवल पे कोई डिसीजन लेते हो ना, हमेशा याद रखना, कॉर्पोरेट लेवल पे लिया जाने वाला डिसीजन क्या होता है, बहुत ही कंसेप्चुअल होता है, कॉन्क्रीटनेस नहीं होती। जैसे आपने कहा लॉन्चिंग अ न्यू बिजनेस, बट जब आप प्लांट लोकेशन की बात करोगे, प्लांट कैपेसिटी की बात करोगे, मशीनरीज की बात करोगे, ये सारे डिसीजन बिजनेस पे लिए जाते हैं। सो एट द कॉर्पोरेट लेवल डिसीजंस टेकन आर वेरी ब्रॉड and very conceptual. At the same time, those decisions are also very risky. रिस्क इन्वॉल्वमेंट भी क्या होता है, ज्यादा होता है यहां, तो रिस्की डिसीजन आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ जो टाइम फ्रेम होता है ना डिसीजन का, वो भी आपको लंबा दिखाई देगा। मतलब लॉन्ग टर्म डिसीजंस यहां लिए जाते हैं, तो टाइम फ्रेम भी आपको लंबा दिखाई देगा।
कंसेप्चुअल डिसीजंस होते हैं, रिस्की डिसीजंस होते हैं, टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा होता है डिसीजन का, और पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन वाइड इन्वॉल्वमेंट होता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, इन्वॉल्व करता है यहां लिए जाने वाला डिसीजन। लेकिन जब आप नीचे आते हो ना बिजनेस लेवल पे, तो ये कंसेप्चुअल जो होता है ये कॉन्क्रीट बन जाता है यहां आपको, लेकिन ये लेस कॉन्क्रीट है कंपैरेटिवली हम कंपैरिजन में जा रहे हैं तो कॉन्क्रीटनेस बढ़ती है जब नीचे आते हैं। तो रिस्क रिड्यूस होता है, रिस्क क्या होता है, रिड्यूस होता है कंपैरेटिवली। टाइम फ्रेम भी क्या होता है, रिड्यूस होता है, यानी कि ऊपर वाला लॉन्ग टर्म था तो ये मिड टर्म के डिसीजंस होते हैं। और जो आपका ऑर्गेनाइजेशन वाइड इन्वॉल्वमेंट है ना, वो भी रिड्यूस होता है। ऑर्गेनाइजेशन वाइड इन्वॉल्वमेंट जो है वो भी क्या होता है, रिड्यूस होता है कंपैरेटिवली। जब आप सबसे नीचे आते हो ना, तो यहां जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो डिसीजन बड़े ही कॉन्क्रीट डिसीजंस होते हैं, मतलब डे टू डे डिसीजंस होते हैं, डेली लिए जाने वाले डिसीजंस होते हैं, बड़े ही स्पेसिफिक होते हैं। रिस्क तो यहां अलाउ ही नहीं होता, नो रिस्क टेकिंग इन डिसीजन मेकिंग इज नॉट अलाउड एट द फंक्शनल लेवल, क्योंकि यहां आपको क्लियर टारगेट्स दिए जाते हैं, क्लियर ऑपरेशंस होते हैं, सेट प्रोसीजर्स होते हैं दैट नीड टू बी फॉलोड। यहां किसी तरह के इनोवेशन का तो कोई स्कोप ही नहीं रहता। एंड ऑफ कोर्स ये हो जाता है शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में नहीं, शॉर्ट टर्म में। और जाहिर सी बात है मिनिमम ऑर्गेनाइजेशन वाइड इन्वॉल्वमेंट कह सकते हो आप, मिनिमम ऑर्गेनाइजेशन वाइड इन्वॉल्वमेंट, दीज आर द नेचर ऑफ द डिसीजन। यही बेसिकली आपके स्ट्रेटेजिक लेवल्स हैं। एट द टॉप यू हैव द कॉर्पोरेट लेवल, देन यू हैव द बिजनेस लेवल, देन यू हैव द फंक्शनल लेवल। कॉर्पोरेट लेवल पे कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, व्हाई आर वी इन बिजनेस, दैट इज आंसर्ड एट द कॉर्पोरेट लेवल। Then we have the business level, business level पे business level strategies, business level strategy दो तरह के होते हैं, एक होता है competitive strategy, एक होता है cooperative strategy। उस डिटेल में मैं अभी आपको नहीं ले जाऊंगा, आगे समझाऊंगा, ठीक है। फिर आता है फंक्शनल लेवल, फंक्शनल लेवल पे हमारे पास होते हैं फंक्शनल स्ट्रेटजीज। अब इन तीनों लेवल पे अलग अलग तरह के डिसीजंस लिए जाते हैं। जब हम कॉर्पोरेट लेवल की बात करते हैं तो वहां ओवरऑल स्ट्रेटजी मेकिंग होती है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग की जाती है। वहां जो भी डिसीजंस लिया जाता है, जाहिर सी बात है वो डिसीजंस नीचे तक डेलीगेट होगा, और एवरी पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नीड टू फॉलो दोज डिसीजंस। कॉर्पोरेट लेवल पे जो डिसीजंस लिए जाते हैं जनरली बहुत ही कंसेप्चुअल होते हैं, कॉन्क्रीटनेस नहीं होती है वहां के डिसीजन में, हाईली रिस्क डिसीजन होते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, टाइम फ्रेम उनका क्या होता है, लॉन्ग टर्म का टाइम फ्रेम आपको देखने को मिलेगा, और ऑर्गेनाइजेशन वाइड इन्वॉल्वमेंट होता है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होता है उस डिसीजन में। जब हम बिजनेस लेवल पे आते हैं तो बिजनेस लेवल नीड टू आंसर दैट हाउ टू डिफीट द कंपटीशन। तो यहां दो तरह के स्ट्रेटजी लगाई जाती हैं, कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी एंड द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। बिजनेस लेवल पे लिए जाने वाले डिसीजंस क्या होते हैं, ये कॉन्क्रीट होते हैं, बट लेस कॉन्क्रीट एज कंपेयर टू द फंक्शनल लेवल। यहाँ रिस्क क्या होता है, थोड़ा कम होता है, और टाइम फ्रेम मिड टर्म हो जाता है आपका, राइट। देन जब हम फंक्शनल की बात करते हैं तो यहाँ कॉन्क्रीटनेस और भी बढ़ जाती है, बिकॉज इट्स अ डे टू डे डिसीजन मेकिंग, है ना। ऑपरेशनल एक्टिविटीज यहाँ की जाती है, ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग यहाँ की जाती है, तो यहाँ डे टू डे डिसीजन होते हैं, है ना। रिस्क बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता। और जाहिर सी बात है जब हम बात करते हैं टाइम की, तो यहाँ शॉर्ट टर्म डिसीजंस लिए जाते हैं। एट द फंक्शनल लेवल यू हैव द मिनिमम ऑर्गेनाइजेशन वाइड इन्वॉल्वमेंट। फंक्शनल लेवल का काम है टू सपोर्ट हायर लेवल। अब यहाँ एक बात को आपको ध्यान में रखना है, एक बड़ा ही स्पेसिफिक सवाल यहाँ बनता है, एंड दैट क्वेश्चन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीईओ, जो एग्जामिनेशन में भी पूछा जा चुका है। तो ये चीज को हमें क्या करना है, खास करके ध्यान में रखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सीईओ। इसके अलावा इसको ट्रिक करके पूछने का कोई तरीका नहीं, है ना। बड़ी सिंपल से आप इसको अगर इस डायग्राम को भी दिमाग में रख लेते हैं तो यू कैन इजीली आंसर। अगर वो आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछते हैं तीनों लेवल्स के बारे में, क्या कह रहे हैं हम, अ टिपिकल लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इज मल्टी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन दैट competes in different businesses. It has separate self-contained division to manage each of these businesses. ठीक है, self-contained division होता है. General managers are found at the first two of these levels, but their strategic role differ depending on their sphere of responsibility. GM आपको कॉर्पोरेट लेवल पे मिलता है और फंक्शन लेवल पे, बिजनेस लेवल पे भी मिलता है. मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना, इसको ध्यान में रखना, इसको भूलना मत. जनरल मैनेजर कहाँ मिलता है, तो हम कहते हैं दोनों लेवल पे, कॉर्पोरेट लेवल पे भी और बिजनेस लेवल पे भी. कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शन लेवल अभी अभी हमने समझा है, इस पे हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं. तो देखो हमारे पास कितने लेवल हैं, वी हैव 3 लेवल्स. एट द टॉप वी हैव द कॉर्पोरेट लेवल. कौन होता है यहाँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द कॉर्पोरेट स्टाफ. ठीक है, क्या रोल्स है देखो. दीज इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग. यहाँ किस तरह के डिसीजन लिए जाते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिए जाते हैं. The role of corporate level manager is to oversee the development of strategies for the whole organization. क्या कहा था हमने, ओवरऑल स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का काम होता है किसका, कॉर्पोरेट लेवल का. तो पूरे कंपनी के लिए स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन होता है. तभी आपने कहा था कि मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन वाइड इन्वॉल्वमेंट यहाँ दिखाई देता है. दिस रोल इंक्लूड्स डिफाइनिंग द मिशन एंड गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिटरमाइनिंग व्हाट बिजनेस इट शुड बी इन, allocating resources among different businesses
formulating and implementing strategies that span individual businesses and providing leadership for the organization. In simple words, corporate level managers provide an organization level view of the strategy and what they want to achieve, but it is on the business level managers to ensure that or their particular business that one they are responsible for. Now see this, जब हम रोल की बात करते हैं ना, रोल ऑफ सीईओस, तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि ये जो आपका कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर होते हैं ना, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर के पास क्या क्या किस तरह के रोल्स होते हैं, वो करते क्या है। आपने क्या कहा कि वो मिशन को डिफाइन करते हैं, जाहिर सी बात है वो गोल्स को डिफाइन करते हैं, कंपनी के मिशन एंड गोल्स को वो डिफाइन करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, what you are saying that allocating what business should be in, पहले तो ये देख लो, वो हमने कहा था यही क्वेश्चन आंसर किया जाता है, what business should we in, किस तरह के बिजनेस में हमें रहना है, that is decided by the corporate level. So what business should we in, इसको भी हम रख लेते हैं, मिशन एंड गोल्स को भी रख लिया हमने। अब allocation of resources किसको, एक्टिविटीज को, नहीं, allocation of resources एक्टिविटीज को नहीं सर, बिजनेसेस को, क्योंकि इसके नीचे क्या आते हैं, इंडिविजुअल बिजनेसेस आते हैं। तो इंडिविजुअल बिजनेसेस को क्या देना, रिसोर्सेज अलोकेट करना, राइट। स्ट्रैटेजीज क्या देना, स्ट्रैटेजीज देना, किस तरह का स्ट्रैटेजीज, ओवरऑल स्ट्रैटेजीज, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रैटेजी डेवलप करने का काम यही होता है। एंड सर्टेनली दे विल हैव टू प्रोवाइड द लीडरशिप टू द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को क्या देना होगा, उन्हें लीडरशिप देना होगा। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यहां से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो इस पार्ट को क्या करना है, हमें खास करके ध्यान में रखना है, और फटाक से आप ये वाला पॉइंट उठाओगे और आंसर कर दोगे। इफ दे आस्क व्हाट आर द रोल ऑफ द सीईओस, द रोल्स ऑफ द सीनियर एग्जीक्यूटिव और द सीईओस एट द टॉप लेवल, राइट। इसके अलावा देखो क्या है, बिसाइड्स ओवरसीइंग रिसोर्स एलोकेशन एंड मैनेजिंग द डिवेस्टमेंट एंड एक्विजिशन प्रोसेसेस, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन द पीपल हु ओवरसी द स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट ऑफ अ फर्म एंड दोज हु ओन इट। तो जाहिर सी बात है ये एक लिंक की तरह काम करते हैं, किसके बीच में, प्रमोटर्स के बीच में, और जो स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट करते हैं उनके बीच में आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, अदर स्टाफ्स आर आल्सो इंक्लूडेड। इस पैराग्राफ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी फ्रॉम हियर, है ना। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स एंड पर्टिकुलरली द सीईओ कैन बी व्यूड एज द गार्डियंस ऑफ शेयर होल्डर्स वेलफेयर। तो शेयर होल्डर्स वेलफेयर का गार्डियन किसको कहा जा सकता है, सीईओ को कहा जाता है। अभी हमने सीखा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड टू प्रमोट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स, एंड एज फार एज सीईओ इज कंसर्न, सीईओ इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। तो हम कहते हैं बीओडी एंड सीईओ आर मोरली एंड लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ दिस शेयर होल्डर्स। अगर शेयर होल्डर्स के साथ किसी तरह का फ्रॉड होता है तो दोनों को धरा जाता है, पकड़ा जाता है, किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और CEO को। They are the responsible for the welfare of the shareholders. It is their responsibility to ensure that the corporate and business strategies of the company are consistent with maximizing shareholders' wealth. If they are not, then ultimately CEO is likely to be held accountable. तो जो भी स्ट्रैटेजीज आप अपना रहे हो ना, जो भी स्ट्रैटेजीज आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हो, दैट शुड बी टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। तो आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं एफएम में, स्टार्ट ही इसी से होता है कि पर्पस ही यही है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का किसी भी कंपनी में, कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी की कि वो शेयर होल्डर्स के वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के ऑब्जेक्टिव के साथ क्या करे, काम करे, उसी में सबका भला है। तो जब आप कॉर्पोरेट लेवल की बात करते हैं तो आप कहते हैं कॉर्पोरेट लेवल पे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, सीईओज होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन मैनेजर्स की, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है विजन एंड गोल को सेट करना, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को देखना, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लीडरशिप को प्रोवाइड, इनके रोल्स हैं लीडरशिप को प्रोवाइड करना। सीईओ जो होता है वो गार्डियन होता है ऑफ द वेलफेयर ऑफ द शेयर होल्डर्स। सीईओ को ये इंश्योर करना होता है कि जो स्ट्रेटजीज हैं कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, दोज आर टोटली कंसिस्टेंट एंड डेवलप्ड कीपिंग इन व्यू द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन फॉर द शेयर होल्डर्स। सो दीज आर सर्टेन एस्पेक्ट्स व्हाट नीड टू बी कवर्ड। यहाँ जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं कॉन्सेप्चुअल होते हैं, ब्रॉड होते हैं, लॉन्ग टर्म के होते हैं, हाईली रिस्की होते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। then we comes to the business level. याद रखना इस बात को, जिस तरह से कॉर्पोरेट लेवल से इंडिविजुअल क्वेश्चन आ सकता है एज अ रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सीईओ, ऐसा बिजनेस और फंक्शन लेवल पे नहीं होता। तो आपको यहाँ एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, एक जनरल क्वेश्चन है। जनरल क्वेश्चन है तीनों लेवल के बारे में आपसे पूछ दिया जाए, स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपको कॉर्पोरेट लेवल से पूछा जाए। इसके अलावा एक और क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इट कैन बी आस्क्ड इन अ फॉर्म ऑफ केस एज वेल। जैसे अगर मानो कुछ रोल्स वगैरह मेंशन कर दिए और फिर वो पूछता है कि बताओ ये जो पर्सन है ये ऑर्गेनाइजेशन के किस लेवल से बिलोंग करता है, तो बी वेरी केयरफुल कि वो क्या लिखा है उन्होंने क्वेश्चन में। तो एक फ्रेम किया, मान लो कोई क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में कह दिया कि मिस्टर सुकुमार इज परफॉर्मिंग दीज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट। और फिर आपसे पूछ देगा कि मिस्टर सुकुमार इस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक लेवल्स के किस लेवल से बिलोंग करता है और उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्पेसिफिकली एक्सप्लेन करो।
सो दैट इज द ट्रिक, है ना। तो इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है दैट वी विल हैव टू आइडेंटिफाई कि ये किस लेवल का बंदा होगा, और दैट यू कैन डू इजीली नाउ वंस यू आर डन विद योर कॉन्सेप्ट। द सेकंड इज द बिजनेस लेवल। बिजनेस लेवल पे क्या होता है हमारे पास, प्रिंसिपल जनरल मैनेजर एट द बिजनेस लेवल और द बिजनेस लेवल मैनेजर्स। हमने क्या कहा था, जनरल मैनेजर दोनों लेवल पे होते हैं, कॉर्पोरेट लेवल पे भी होते हैं, बिजनेस लेवल पे भी होते हैं, तो ये आपका बिजनेस लेवल है। द स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ दीज मैनेजर्स इज टू ट्रांसलेट द जनरल स्टेटमेंट ऑफ डायरेक्शन एंड इंटेंट दैट कम्स फ्रॉम द कॉर्पोरेट लेवल इनटू कॉन्क्रीट स्ट्रेटजीज। तो हमने कहा था यहां कॉन्क्रीट स्ट्रेटजीज होते हैं, वहां कंसेप्चुअल था, यहां कॉन्क्रीट है। वहां ये डिसीजन लिया गया कॉर्पोरेट लेवल पे दैट वी हैव टू लॉन्च अ न्यू बिजनेस, तो बिजनेस लेवल पे डिसीजन लिया जाता है प्लांट लोकेशन क्या होगा, प्लांट कैपेसिटी क्या होगा, लेवल ऑफ ऑटोमेशन क्या होगा, किस तरह की मशीनरीज यूज होंगी एंड सो ऑन, राइट। Thus, whereas corporate level managers are concerned with strategies that span individual businesses, business level managers are concerned with strategies that are specific to a particular business. तो कॉर्पोरेट लेवल पे इंडिविजुअल बिजनेसेस के लिए वो प्लान कर रहे हैं, बट जब बिजनेस लेवल पे आते हैं तो आपको पर्टिकुलर बिजनेस से मतलब है, यानी कि एक एसबीयू को सिर्फ खुद से मतलब है। टाटा मोटर्स जो है उसका जो मैनेजर है दैट विल बी वर्किंग फॉर द टाटा मोटर्स ओनली। टीसीएस का मैनेजर को टाटा मोटर्स से मतलब नहीं है, दे विल बी फोकसिंग ऑन टीसीएस ओनली, सो दे प्लान फॉर द इंडिविजुअल बिजनेसेस ओनली, दे प्लान फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस ओनली। सो वी हैव द कॉर्पोरेट लेवल, वहां से जो जनरल गाइडलाइन आया उसको ट्रांसलेट करेगा इन द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस मैनेजर। बिजनेस मैनेजर का काम क्या है, बिजनेस मैनेजर का काम है उसके स्टेटमेंट को, जनरल स्टेटमेंट को क्या कर लेना, ट्रांसलेट कर लेना, डायरेक्शन और इंटेंट को समझना, अकॉर्डिंगली काम करना। बात करते हैं थर्ड लेवल की, दैट इज द फंक्शन लेवल। और फंक्शन लेवल पे होती है हमारे पास फंक्शन लेवल मैनेजर्स। कौन होते हैं, फंक्शन लेवल मैनेजर्स। तो यहां आपका क्या होता है, बेसिकली डे टू डे ऑपरेशंस कैरी आउट होता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शंस। जैसे हम ऑपरेशंस की बात कर लें, परचेजिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कस्टमर सर्विस एंड सो ऑन। जो आपके फंक्शंस होते हैं ना, प्रोडक्शन, एचआर, अकाउंटिंग, मार्केटिंग एक्सेट्रा, दैट इज basically here. A functional manager's sphere of responsibility is generally confined to one organizational activity, whereas general manager oversees the operation of whole company. जब हम जनरल मैनेजर की बात कर रहे तो वो पूरे कंपनी के ऑपरेशन को देख रहा था, लेकिन जब हम फंक्शनल मैनेजर की बात करें तो उसको अपने एक फंक्शन से मतलब है। देखो इन्वॉल्वमेंट कम होता जा रहा है। जब कॉर्पोरेट लेवल पे देखा तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को देखा, मतलब ऑल बिजनेसेस। जब बिजनेस लेवल पे आ गए तो पर्टिकुलर बिजनेस की बात कर रहे थे, और जब फंक्शन लेवल पे आए तो पर्टिकुलर फंक्शन की बात कर रहे हैं। Although they are not responsible for the overall performance of the organization, functional managers nevertheless have a major strategic role to develop functional strategies in their area. इनका काम है अपने एरिया में फंक्शनल स्ट्रैटेजी को डेवलप करना। अपने एरिया में मतलब जो मार्केटिंग मैनेजर है मार्केटिंग का डेवलप करेगा, जो प्रोडक्शन मैनेजर है प्रोडक्शन पे काम करेगा, जो एचआर मैनेजर है एचआर पे काम करेगा, जो अकाउंट्स मैनेजर है अकाउंट्स पे काम करेगा, राइट। Function manager provide most of the information that make it possible for the business and corporate general manager to formulate realistic and attainable strategies. याद रखना फीडबैक, तो फंक्शनल लेवल से ही फीडबैक जाता है ऊपर, जिसके आधार पे कॉर्पोरेट लेवल पे पॉलिसीज फ्रेम किए जाते हैं, स्ट्रेटजीज फ्रेम किए जाते हैं। It is important for general manager to listen closely to the ideas of their functional manager. Now this been asked in examination as well. अब यहां से देखो कैसे ट्रिकी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, मान लो एक कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, उसमें एक आदमी है जिसका नाम है राजू। राजू जो है मार्केटिंग मैनेजर है। राजू क्या है, मार्केटिंग मैनेजर है। और राजू जो है अपने काम में बहुत ही एफिशिएंट है। राजू जो है वो बहुत ही टैलेंटेड है, ठीक है। राजू बहुत ही एफिशिएंट है, राजू बहुत ही टैलेंटेड है। राजू का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना एक्सेलेंट है। राजू की जो अंडरस्टैंडिंग है ना मार्केट एंड कंपटीशन की वो एक्सेलेंट है। ये राजू का प्रोफाइल बता दिया मैंने। राजू क्या है, मार्केटिंग मैनेजर है। राजू क्या है, एफिशिएंट है। राजू क्या है, टैलेंटेड है। राजू क्या ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, जबरदस्त है। राजू की अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट एंड कंपटीशन क्या है, जबरदस्त है, ठीक है। अब टॉप लेवल पे हैं कोई मिस्टर नागराज। अब नागराज जो है ये सीईओ है कंपनी के, और नागराज क्या कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। लेकिन जब ये स्ट्रैटेजीज को फॉर्मुलेट करते हैं तो उस कंडीशन में वो कभी भी राजू को इन्वॉल्व नहीं करते, या राजू से किसी भी तरह का इनपुट नहीं लेते, या राजू से किसी भी तरह का फीडबैक नहीं लेते। अब आपसे मैं पूछता हूं क्या ये सही है, क्या वो सही कर रहे हैं? तो यहां से इस तरह का सवाल बनाया जा सकता है, फटाक से पकड़ लेना कि हाँ समझ आ रहा है क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है। तो भाई राजू मार्केटिंग मैनेजर है, फंक्शनल लेवल मैनेजर है, और नागराज जो है वो टॉप लेवल मैनेजर है, और टॉप लेवल मैनेजर इज नॉट टेकिंग फीडबैक फ्रॉम द फंक्शनल मैनेजर। गलत होगा ये, हम बोलेंगे नहीं, हम नहीं मानते इस बात को। अगर वो इसको इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं तो ये प्रोसेस गलत है। क्यों गलत है? दो राजू इज एट द फंक्शनल लेवल, बट यहां के फीडबैक से बेटर स्ट्रेटजीज कैन बी फॉर्मुलेटेड। यही डिस्कशन है यहां। फिर से सुनो, फंक्शनल मैनेजर प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर बिजनेस
and corporate general manager to formulate realistic and attainable strategy. Indeed, because they are closer to the customer than the typical general manager. अब नागराज जी कस्टमर के नजदीक नहीं है, लेकिन राजू का कस्टमर से डे टू डे इंटरेक्शन है, तो राजू को जो रियल टाइम में जो फीडबैक मिल रहा होगा ना कस्टमर से, दैट कैन बी यूज्ड इन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन बाय द नागराज, एंड इफ नागराज इज नॉट टेकिंग दैट फीडबैक, देन दैट इज रॉन्ग, राइट? Functional manager themselves may generate important ideas that subsequently may become major strategies for the company. Functional manager क्या कर सकते हैं? They can generate important ideas. So only because they are at the front line, because they are interacting with the customers and competitors on daily basis. They are getting real-time information from the market, and those information can be used to formulate, ideas. Those information can be used to change your policies, make your strategies, and so on. So feedback is very important aspect. Thus, it is important for a general manager to listen closely to the ideas of their functional manager. है ना? यहां से क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन यहां से हम बोलेंगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि जनरल मैनेजर क्या करे, नागराज जी क्या करे, ये राजू के फीडबैक को, राजू के इंफॉर्मेशन को सीरियसली ले, इसको सुने, इसको समझे और अपनी स्ट्रैटेजी में इसको इनकॉर्पोरेट करें. ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ चुका है. सो एग्जाम में यही है बेसिकली, आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है ना, एंड यू हैव टू फोकस कि भाई पूछ कहां से रहा है, क्या पूछ रहे हैं, ताकि आप सही तरह से अपने आंसर को पिक कर सको. ठीक है. और साथ ही साथ इनका एक और ड्यूटी है, जाहिर सी बात है, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन हमेशा कहां होता है, फंक्शनल लेवल पे होता है. तो ये 3 स्ट्रैटेजिक लेवल से आपके पास कितने तरह के क्वेश्चन आ गए. एक तो जनरल क्वेश्चन आ गया कि तीनों लेवल के बारे में लिखने को बोल देगा आपको. दूसरा क्वेश्चन आ गया रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सीईओ. और तीसरा क्वेश्चन आ गया क्या जनरल मैनेजर फंक्शनल लेवल मैनेजर से फीडबैक और इनपुट लेगा. तो आप बोलोगे हाँ लेगा, बिना उसके अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई जा सकती. दिस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रैटेजिक लेवल्स. अब इसमें हम बात करते हैं रिलेशनशिप की, नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 3 लेवल्स. अब इन 3 लेवल्स के बीच में नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप का एक कॉन्सेप्ट है. दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो हाईली इंपॉर्टेंट, है ना. इसको भी क्या करेंगे हम, हाईली इंपॉर्टेंट मान के चलेंगे. नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 3 लेवल्स. अब इन तीनों लेवल्स में क्या होता है, हमारे पास नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप होता है. नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप को समझना है तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को दिमाग में रखेंगे और आसानी से हमारी चीजें समझ में आ जाएंगी. अभी जो मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट बताया था, ओनर मैनेजर से लेके और फिर आईपीओ वगैरह जो हमने लॉन्च किया था, उसी में हमारा आंसर छुपा हुआ है. मैं आपको रिलेट कर रहा हूं, जरा ध्यान देना. द कॉर्पोरेट लेवल डिसाइड्स व्हाट द बिजनेस वांट्स टू अचीव, while the business level draw ideas and plan to execute the same, which eventually flow down to functional level to execute. तो कॉर्पोरेट लेवल डिसाइड करता है कि क्या अचीव करना है, बिजनेस लेवल क्या करता है, आइडियाज एंड प्लान बनाता है, और फंक्शन लेवल क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट कर देता है. यही है ना आइडिया. तो क्या हुआ, क्या करना है, कैसे करना है, और फिर फाइनली वो किया जाता है. तो क्या करना है कॉर्पोरेट लेवल, कैसे करना है बिजनेस लेवल, और करता कौन है फंक्शनल लेवल. बट देयर आर मल्टीपल वेज इन विच 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इंटरलिंक्ड. ये तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, इंटरलिंक्ड है आपस में. एंड देयर आर 3 वेज इन फैक्ट, किस तरह से इंटरलिंक्ड हो सकते हैं. सो देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ नेटवर्क रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल्स एंड ऑल्सो अमॉन्ग द सेम लेवल. ये क्वेश्चन है, अगर वो पूछेंगे ना आपसे तो क्या पूछेंगे, टाइप ऑफ नेटवर्क रिलेशनशिप पूछेंगे. और कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के नेटवर्क रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेंगे. तो देखो, पहला क्या है हमारे पास, फंक्शनल एंड डिविजनल रिलेशनशिप. सेकंड होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल, और थर्ड होता है हमारे पास मैट्रिक्स. कितने तरह के नेटवर्क रिलेशनशिप हो गए, 3 तरह के नेटवर्क रिलेशनशिप हो गए आपके. जरा ध्यान से समझो. देखो, हमने जिक्र किया था स्टार्टअप्स का, किया था ना, स्टार्टअप्स का शुरू में क्या होता है कंपनी का स्ट्रक्चर. तो यहां हमने क्या कहा था कि सर स्टार्टअप के केस में क्या होता है कि स्मॉल ग्रुप होता है लोगों का. ठीक है, स्मॉल ग्रुप होता है. तो क्या बहुत ज्यादा डेलीगेशन होता है, बहुत ज्यादा फॉर्मलाइजेशन होता है क्या, नहीं. कुछ ही लोग हैं, छोटा सा ऑफिस है, वहीं सब आमने सामने बैठे हुए हैं, वहां कोई बॉस उसके नीचे ऐसा कुछ नहीं होता. आपस में ही डेजिग्नेशन बांट लेते हैं. और सच बताऊं, उन डेजिग्नेशन का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि सब काम को कर रहे होते हैं. जनरलाइजेशन बहुत हाई लेवल का होता है जब हम इनिशियल स्टेज में होते हैं. तो इसी को बेसिकली हम कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप. इसको हम क्या कह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप. तो यहां क्या हो रहा है कि जो टॉप लेवल है, जो बिजनेस लेवल है, जो कॉर्पोरेट लेवल है, बिजनेस लेवल है और फंक्शनल लेवल है ना, ये लेवल आपको नहीं दिखाई देंगे. ये सब आपको सेम लेवल पे दिखाई देंगे. हमने कहा था ना, ओनर मैनेजर सब सेम है, सब एक ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं. ठीक है, तो ये बनता है आपका बेसिकली हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप. हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, यहां कोई वर्टिकल लेवल बनता ही नहीं है, एक ग्रुप की तरह काम करते हैं, ट्रांसपेरेंसी होती है, राइट.
और बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी देखने को मिलेगा आपको। अब जब हम इसको लेयर में बांटते हैं ना, फंक्शंस के हिसाब से, मान लो हमने अरेंज करना शुरू कर दिया, तो हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे ऊपर आ गया, टॉप में आ गया ये, जैसे इसमें जो ओनर था वो टॉप पे चला गया और उसके नीचे क्या हो गया, फंक्शंस अरेंज होने शुरू हो गया, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, या डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3। हर एक डिवीजन का भी एक मैनेजर होता है, तो डिविजनल मैनेजर को वर्क डेलीगेट किया जाता है, वो काम को परफॉर्म करता है, तो फिर बन जाता है आपका डिविजनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल एंड डिविजनल रिलेशनशिप। तो पहले हॉरिजॉन्टल, इनिशियल स्टेज में कंपनी क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, और फिर कन्वर्ट होता है डिविजनल में। मैट्रिक्स बहुत बाद में बनता है, राइट। तो पहले इन दोनों को समझो। फंक्शनल की बात करते हैं पहले। और मैं एक बात, मजेदार बात बताऊं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जब पढ़ोगे ना, ये आपको फिर ना इसमें दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा फर्स्ट चैप्टर में, वहां से थियरी भी आपका तैयार हो जाएगा। मैं आपको रिलेट करूंगा और मैं आपको याद दिलाऊंगा। फिलहाल तो हम इसको यहां देखें जरूर। इट इज एन इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप where each function or a division is run independently headed by the function or divisional head। तो हर एक फंक्शन और डिवीजन का क्या होता है, एक हेड होता है जो उस फंक्शन और डिवीजन को रन कर रहा होता है, हु इज अ बिजनेस लेवल मैनेजर रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू द बिजनेस हेड। जो बिजनेस हेड है ना, इसको डायरेक्टली रिपोर्ट करेगा और ये अपने फंक्शन को, अपने डिवीजन को क्या कर रहा होगा, मैनेज कर रहा होगा। रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू द बिजनेस हेड हु इज अ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। तो क्लियर हो गया, ऊपर आ गया कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, नीचे आ गया डिविजनल मैनेजर। डिविजनल मैनेजर अपने डिवीजन को मैनेज करेगा और डायरेक्टली क्या करेगा, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर को रिपोर्ट कर रहा होगा। तो आपका लेयर बन गया। फंक्शंस में भी लाइक फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग एक्सेट्रा, एंड डिवीजन में भी डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट, लाइक फॉर टॉयज मैन्युफैक्चरर अगर है तो किड्स टॉय हो गया, टीनेजर टॉय हो गया, एक्सेट्रा। डिवीजन के डिफरेंट बेसिस होते हैं फॉर्मेशन के। डिवीजन प्रोडक्ट के हिसाब से बनाया जा सकता है, डिवीजन ज्योग्राफी के हिसाब से बनाई जा सकती है, डिवीजन प्रोसेस के आधार पर बनाया जा सकता है, डिवीजन कस्टमर ग्रुप के आधार पर बनाया जा सकता है। 4 तरह से हम डिवीजन बनाते हैं, राइट। किसी भी तरह से आपने डिवीजन फॉर्म किया है, तो जो आपका फंक्शनल या डिविजनल स्ट्रक्चर है, उसमें आप कहते हो सर ऊपर आपका एक बिजनेस हेड है जो आपका बेसिकली कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर है, उसके नीचे आपका फंक्शन या डिवीजन है। फंक्शन या डिवीजन का अपना मैनेजर होता है जो पर्टिकुलर फंक्शन या डिवीजन को मैनेज कर रहा होता है, राइट। और ये जो फंक्शनल हेड या डिविजनल हेड है, ये डायरेक्टली बिजनेस हेड को, जो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर है, उसको रिपोर्ट कर रहा होता है। दिस इज द फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर, एज सिंपल एज इट इज। सेकेंड आता है आपका हॉरिजॉन्टल। हमने कहा उसमें लेयर ही नहीं बनेगा, राइट। ऑल पोजिशंस from top management to the staff level employees are in the same hierarchical position। यहां कोई vertical layering है ही नहीं, वो सब same hierarchical position में आते हैं from top level to the staff level। It is a flat structure। कैसा structure है? Flat structure है, where everyone is considered at the same level। तो चाहे वो CEO हो, चाहे वो सबसे लोअर लेवल स्टाफ हो, ये सब के सब क्या कंसीडर किए जाते हैं, at the same level they are considered। This leads to openness and transparency in the work culture and focused more on idea sharing and innovation। ये सुटेबल है किसके लिए? स्टार्टअप्स के लिए। हमने क्या कहा था, ट्रांसपेरेंसी होती है, क्रिएटिविटी होती है, ओपननेस होता है, लिटिल फॉर्मलाइजेशन होता है, बहुत ज्यादा फॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, स्पेशलाइजेशन आप बोलो कि ना के बराबर हो, जनरलाइजेशन बहुत ज्यादा होता है, सब आपस में काम बांटते हैं, सब काम को करते हैं, बहुत तेजी से डिसीजन मेकिंग हो सकता है, ओनर ही मैनेजर है और वही सारे डिसीजंस ले रहा होता है, किसी तरह की हमें वर्टिकल हायरार्की नहीं दिखती। ये एक हॉरिजॉन्टल, एक फ्लैट स्ट्रक्चर है जहां टॉप लेवल से स्टाफ लेवल हमें सेम लेवल पे दिखाई देते हैं, राइट। तो ये 2 हो गया आपका। तो फिर से मैं रिपीट करता हूं, हॉरिजॉन्टल में क्या हुआ, आपने कहा सर सारे स्टाफ एक ही लेवल पे हैं, एक ग्रुप की तरह, एक टीम की तरह काम करते हैं। स्टार्टअप में जनरली देखा जाता है ओपननेस होती है, क्रिएटिविटी होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, राइट। क्विक डिसीजन मेकिंग हमें देखने को मिलेगा, ओनर मैनेजर ही सारे डिसीजंस ले रहा होता है। दैट इज द हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। जब हम फंक्शनल एंड डिविजनल की बात करते हैं तो उसमें क्या कहोगे, उसमें कहोगे सर टॉप लेवल पे हमारा बिजनेस हेड होता है जो एक कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर होता है, और उसके नीचे हमारे फंक्शंस और डिविजन्स होते हैं, जिन फंक्शन और डिविजन्स के फंक्शनल या डिवीजन मैनेजर्स होते हैं। इन मैनेजर्स का काम है उस फंक्शन या डिवीजन को मैनेज करना, और ये डायरेक्टली बिजनेस हेड यानी कि कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर को क्या कर रहे होते हैं, रिपोर्ट कर रहे होते हैं। देन देयर कम्स द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। देखो जब हम बात करते हैं ना कम्युनिकेशन की, सो हाउ यू सी द कम्युनिकेशन, राइट, सो दैट नीड टू बी अंडरस्टैंड। जरा ध्यान दो, होता क्या है कि अगर मान लो कि मेरे पास ये हेडक्वार्टर है, यानी कि मेरा ये टॉप लेवल है जहां मेरे सीओज वगैरह है। हेडक्वार्टर से जब हम नीचे आते हैं तो हमने क्या किया, अलग अलग फंक्शंस को मैनेज करने के लिए डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट्स बनाए। तो मान लो ये मेरा फंक्शन 1 है, ये मेरा फंक्शन 2 है, ये मेरा फंक्शन 3 है, ये मेरा फंक्शन 4 है। तो 4 फंक्शंस हमने बना दिए, राइट। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, स्टाफ होते हैं। ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है, तुरंत समझ में आ जाएगा। इसके नीचे हमारे पास क्या होते हैं, स्टाफ होते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी।
अगर एक पर्टिकुलर फंक्शन की बात करें, ये अलग अलग फंक्शन है, एक मार्केटिंग है, एक फाइनेंस है, एक एचआर है, एक प्रोडक्शन है। तो मार्केटिंग है, फाइनेंस है, एचआर है और प्रोडक्शन है, अलग अलग फंक्शन है। इन सबका एक एक क्या होगा, मैनेजर होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल मैनेजर कहते हैं। अब ये फंक्शनल मैनेजर से जब आप नीचे जाते हो तो ऐसे करके अथॉरिटी डेलीगेट होती है। जैसे जैसे नीचे जाओगे उनका पावर कम होता जाएगा, अथॉरिटी कम होती जाएगी। और जब रिपोर्टिंग की बात करते हो तो सबसे नीचे वाला अपने ऊपर को, उसके ऊपर वाला अपने ऊपर को, इस तरह से रिपोर्टिंग करता है। एंड रिपोर्टिंग डिसाइड्स द कम्युनिकेशन। तो अगर आप एक पर्टिकुलर, अगर आप फंक्शन स्ट्रक्चर में एक फंक्शन को देखोगे ना, तो आप इसमें देखोगे कि इस तरह से कम्युनिकेशन आपको दिखाई देगा, वर्टिकल कम्युनिकेशन आपको दिखाई देगा। और चूंकि ये अपनी इमीडिएट बॉस को रिपोर्ट करता है, इसलिए अगर ये इससे कोई इंफॉर्मेशन सीख करता है तो हो सकता है ये मना कर दे, क्योंकि ये इसको रिपोर्ट ही नहीं कर रहा। तो ये अगर इसको मना करता है, दैट्स ओके। यही रीजन है कि इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट आता है, इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, और यहां से वर्टिकल कम्युनिकेशन है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन नहीं है। तो इसको एड्रेस करने के लिए और प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन के लिए हम एक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, जिस स्ट्रक्चर में हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह के कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करते हैं। जब हम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों तरह के कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करते हैं तो स्ट्रक्चर लुक्स लाइक अ मैट्रिक्स, इसलिए इसका नाम दिया गया मैट्रिक्स रिलेशनशिप। अब हम इसमें करते कैसे हैं, सुनो ध्यान से, आप प्रोसेस समझ लो, थियरी अपने आप क्लियर हो जाएगा। व्हाट वी डू, हमने क्या कहा कि ये मेरा हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर से नीचे आते हैं तो हमारे पास फंक्शन है। सो वी हैव द अकाउंट, वी हैव द लेट्स से एचआर, वी हैव लेट्स से प्रोडक्शन, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन सब में यूनिट्स बना दिए, अकाउंट्स के कुछ इंप्लॉय को मिला के यूनिट्स बना दिया, यूनिट वन, यूनिट वन, यूनिट वन। अब अकाउंट का यूनिट, एचआर का यूनिट, प्रोडक्शन का यूनिट। इंपॉर्टेंट समझना कि ये जो आपका डिपार्टमेंट है ना, ये परमानेंट है, लेकिन आपका जो यूनिट है ना, ये टेम्परेरी है। ये टेम्परेरी यूनिट बना है कुछ लोगों का फॉर अ सर्टेन टाइम, फिर आप इसको बदल सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो, दीज आर नॉट परमानेंट। फिर हमने और भी यूनिट्स बना दिए, यूनिट टू, यूनिट टू, यूनिट टू, यूनिट थ्री, यूनिट थ्री, यूनिट थ्री। अच्छा, ये यूनिट क्या है, ये कुछ नहीं, ये लोगों का यूनिट बनाया है हमने, लोगों को डिवाइड कर दिया है हमने ग्रुप्स में, हर एक डिपार्टमेंट में। अब इस यूनिट के जितने भी लोग हैं वो अपने डिपार्टमेंट हेड को रिपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे ना, तो इन डिपार्टमेंट का एक हेड भी तो होगा, फंक्शनल मैनेजर। ये सब के सब क्या करते हैं, फंक्शनल मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं। अब अगर मान लो हमें कोई प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना है, लेट्स से हमें एक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना है, प्रोजेक्ट ए, हमारे पास एक दूसरा प्रोजेक्ट भी है, प्रोजेक्ट बी, हमारे पास एक तीसरा प्रोजेक्ट भी है, प्रोजेक्ट सी। तो अब हम क्या करते हैं, देखो इन तीनों प्रोजेक्ट को तीनों डिपार्टमेंट चाहिए, तो अब इन तीनों प्रोजेक्ट को तीनों डिपार्टमेंट कैसे देंगे, तो हमने हर एक ग्रुप से कुछ कुछ लोगों को सेलेक्ट किया, मान लो 5-6 लोगों की एक टीम बना दी जो क्रॉस फंक्शनल टीम है, क्योंकि इस टीम में अकाउंट वाला भी है, एचआर वाला भी है, प्रोडक्शन वाला भी है। इसको क्या बोलेंगे हम, क्रॉस फंक्शनल टीम बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस फंक्शनल टीम बोलेंगे। और इस क्रॉस फंक्शनल टीम को हमने क्या किया, प्रोजेक्ट ए पे असाइन कर दिया। लाइकवाइज हम चलते हैं सेकंड में, इनसे भी हमने कुछ कुछ लोगों को सेलेक्ट किया, एक टीम बनाया, प्रोजेक्ट बी पे असाइन कर दिया, एक टीम बनाया, प्रोजेक्ट सी पे असाइन कर दिया। अब इस प्रोजेक्ट टीम का एक हेड होता है जिसको आप प्रोजेक्ट मैनेजर कहते हो। तो अब क्या हो रहा है, देखो कि अगर इनको ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली करना है तो दे हैव टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो यहां जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है ना, वो हॉरिजॉन्टल लिंक की तरह काम करना शुरू कर देता है, लेकिन एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का आदमी अपने फंक्शनल मैनेजर को भी क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा। तो यहां दोनों तरह की रिपोर्टिंग एस्टैब्लिश हो जाती है, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज द वर्टिकल, एंड इट लुक्स लाइक अ मैट्रिक्स, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स स्ट्रक्चर और मैट्रिक्स रिलेशनशिप। देखो क्या कह रहे हैं, इट फीचर्स अ ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर, बन रहा है ना, ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है ना, of levels in our organization with teams formed with people from various departments that are built for temporary task based project। हमने अलग अलग डिपार्टमेंट से क्या किया, लोगों को लेके टीम बनाया जो टेम्परेरी है, वो टास्क बेस्ड ही है। इसी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने टीम बनाया, दैट्स इट, वो टेम्परेरी है, वो टास्क बेस्ड है। दिस रिलेशनशिप हेल्प मैनेज ह्यूज conglomerates with ease where it is nearly impossible to track and manage every single team independently। तो बड़े कॉन्ग्लोमेरेट में, बड़ी कंपनीज में जहां मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपने लॉन्च कर रखा है, वहां आप मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर बना सकते हो, जहां डिफरेंट टीम के थ्रू आप डिफरेंट प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हो। इन मैट्रिक्स रिलेशनशिप देयर आर मोर देन वन बिजनेस लेवल मैनेजर फॉर ईच फंक्शन लेवल टीम। इट इज कॉम्प्लेक्स फॉर स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन बट एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, एक्सपेंसिव होता है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल नहीं है, लेकिन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल होता है। तो कितने तरह के रिलेशनशिप हो गए, 3 तरह के, हॉरिजॉन्टल, फंक्शनल एंड डिविजनल एंड मैट्रिक्स। ऐसे इसी सीक्वेंस में रखना, हॉरिजॉन्टल, फंक्शनल एंड डिविजनल एंड मैट्रिक्स, these are the 3 network relationship। I hope it is clear and this is all about your chapter 1। ठीक है, तो we have time, we can start with chapter 2 but I won't start, हम उसको सेपरेट रखते हैं, राइट। तो इस लेक्चर को हम यहीं रोकेंगे, अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे।
और इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है, इस चैप्टर का जो क्वेश्चन बैंक मतलब स्पेसिफिकली जो जहाँ जहाँ मैंने आपको एरियाज हाईलाइट किया ना, उनका जो क्वेश्चन शीट है दैट आई विल बी प्रोवाइडिंग यू, राइट? एंड फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 2. Thank you everyone. Keep working hard. Keep shining. See you next lecture. Bye bye. Take care.